पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली ज़ुआन जो होता है उसे प्रैक्टिस रूम के अंदर आ चुका था, जहां आने के बाद उसकी फाइट उसके ही डिमोनिक ग्रुप के साथ हो जाती है, जहां उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। उसका डिमोनिक ग्रुप उसे पूरी तरह से डीमन बन जाने कह रहा होता है, लेकिन ली ज़ुआन तो खुद के ऊपर कंट्रोल बनाया था ताकि वो दोबारा से कभी भी डीमन ना बन सके। और इस चीज में वहां पर बाइचेन भी ली ज़ुआन की मदद करता है, जिस वजह से ली ज़ुआन वहां पर खुद पे कंट्रोल हासिल कर लेता है। और बाइचेन की मदद की वजह से वहां पर उसका लॉयल्टी परसेंट बाइचेन के ऊपर बढ़ चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक सेट का सीन देखते हैं, जहाँ की जो क्वीन होती है वो अपने मिनिस्टर से कह रही होती है, आखिर तुम यहाँ पर किस तरह का ऑफर लेकर आए हो, मुझे इस ऑफर पे बिल्कुल भी साइन नहीं करना। जो सुनकर तो सारे के सारे मिनिस्टर वहाँ पे जो खड़े होते हैं वो सभी घबरा जाते हैं। वो क्वीन से कह रहे होते हैं, हमें माफ कर दो, हमने तो लगा था कि अगर आप बाकी सेट से हाथ मिलाने का ऑफर साइन कर देती है तो इससे आगे चलकर हमारे सेट में जो परेशानियां आने वाली होंगी उन सभी को हम कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑफर नहीं पसंद है तो ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर शियाओ नाम की एक लड़की आती है, जो कि असल में यहाँ की एम्प्रेस है, लेकिन उसने अपने बदले उस क्वीन को वहाँ पर यहाँ का एम्प्रेस बना दिया होता है। शियाओ वहाँ पर आने के बाद दूसरी वाली एम्प्रेस से कह रही होती है, तुम्हारे अंदर तो सच में काफी अच्छा एटीट्यूड है, बिल्कुल मेरी तरह, ऐसे तो तुम्हें कोई भी नहीं कह पाएगा कि तुम यहाँ पर असली एम्प्रेस नहीं हो। तब शियाओ को देखकर वो जो एम्प्रेस होती है उसके सामने ग्रीट कर रही होती है, उनसे कहती है, ये सारी चीजें तो आपकी वजह से ही हो पाई है, आपने ही मुझे यहाँ की पोजीशन दी, तभी तो मेरे अंदर धीरे धीरे करते हुए इतना एटीट्यूड आया है। अगर इससे आपको बुरा लगा तो मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। जिस पर शियाओ जो होती है उससे कहती है, अरे तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो तुम्हें यहाँ का एम्प्रेस बनाया है। तभी वहाँ पर उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। ये देखकर वो एम्प्रेस शियाओ से कह रही होती है, लगता है टाइम करीब आ रहा है, आपको जल्द से जल्द अपना इलाज करवाना होगा, अगर आपका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो आपके ऊपर जो कर्ज लगा हुआ है वो आपके पूरी बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, आपको कोई ना कोई ऐसी जगह तो मिल ही जाएगी जहाँ पर जाने के बाद आपके ऊपर जो कर्ज लगा है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, बस आपको उस जगह की तलाश करनी है। तभी सारी चीजें सुनकर शियाओ जो होती है अपने बचपन के टाइम को याद करने लगती है, जहाँ पर उसके फादर उसके पास आकर कह रहे होते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा और तुम्हारे अंदर जो वो कर्ज लगा हुआ है उसे भी निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसका इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। इसी वजह से छोटी वाली शियाओ जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने फादर से कह रही होती है, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में शियाओ जो होती है वो अपनी नाव पे सवार होकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, ताकि किसी ऐसी जगह की तलाश कर सके जहाँ पर जाने के बाद हो सकता है उसका कर्ज निकल जाए। दूसरी तरफ हम लू ली को देखते हैं, जो अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर वहां पर अपना कल्टीवेशन कर रही होती है, जिस वजह से उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर ब्रेक थ्रू करने वाली है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रहते हैं कि लू ली तो सच में यहाँ पर अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। लेकिन प्रिंस सभी से कहता है, हाँ मैंने माना कि लू ली ने अपनी पावर को बढ़ाया है, लेकिन उतनी ज्यादा पावर इसने नहीं बढ़ाया, इसे तो और ज्यादा पावर को बढ़ाना चाहिए था, जैसा कि ये कल्टीवेशन करती है इस वजह से इसके पास और ज्यादा पावर होनी चाहिए। ये देखकर तो बाइचेन भी हैरान था कि आखिर ये कैसे लोग हैं, एक दूसरे की यहाँ पर तारीफ करके उन्हें मोटिवेट भी नहीं करते, बल्कि तो यहाँ पर एक दूसरे का कॉन्फिडेंस ही गिराते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर बाइचेन का सेक्ट है, और उससे वहां पर आने के बाद लू ली का जो ऑरा था वो निकलकर आसमान में जाते हुए दिखाई देता है। ये देखकर तो वो भी हैरान रहती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, और उसे लगने लगता है कि हो सकता है ये वही जगह हो जहाँ पर जाने के बाद उसका जो कर्ज है वो निकल सकता है, इसलिए वो उसी तरफ जाने का डिसाइड करती है। इधर बाइचेन की सिस्टम उससे कह रही होती है, मैंने आसपास किसी डिसाइपल को डिटेक्ट किया है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाकर उसे अपने सेक्ट में शामिल करना होगा, और अगर तुम उसे 3 घंटे के अंदर शामिल नहीं करते हो तो इसके बदले तुम्हारे वापस से बाल सारे के सारे ले लिए जाएंगे। जो सुनकर तो बाइचेन दोबारा से गुस्सा हो जाता है। वो उससे कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो हर बार मुझे अलग अलग काम दे देती हो, हर बार जाके किसी रेड डिसाइपल को पकड़ कर यहाँ पर लाना पड़ता है। लेकिन जब उसकी सिस्टम कहती है, अगर तुमने इस काम को पूरा कर दिया तो इसके बदले तुम्हें एक सूत्रा पवेलियन दिया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल जगह और बहुत अच्छी जगह है। ये सुनकर तो वहाँ पर बाइचेन खुश हो जाता है और वहाँ पर जो डिसाइपल आने वाला है उससे अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए मान भी जाता है, जो कि डिसाइपल कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही होने वाली है। जिसके बाद वहाँ से उसे डिसाइपल को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि उसे अपने सेक्ट में शामिल कर सके। इधर हम ज़ूशेन को देखते हैं, जो खुद भी वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वो अपने सुप्रीम बॉडी की पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। और जैसे वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है उसकी बॉडी के अंदर से काफी भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था, जो बाहर निकलते हुए सीधा शियाओ की नाव से जाकर टकरा जाता है। और ये टकराहट इतनी खतरनाक थी कि इससे उसकी पूरी नाव वहाँ पर जलने लगती है और जलकर वो बाइचेन की सेक्ट की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जब वहाँ पर वो नाव को गिरते हुए ली ज़ुआन और बाकी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर तो आसमान टूट गया, और आसमान टूट के सीधा यहीं पर आते हुए गिर रहा है, जिस वजह से सभी एकदम घबरा जाते हैं। जिसके बाद शियाओ की नाव सीधा उस सेक्ट से आकर टकरा जाती है और इस वजह से वहाँ पर जो छोटे मोटे घर बने थे वो भी टूट जाते हैं। ये देखकर तो हाओ तियान भी घबरा जाता है कि अब वो कहाँ पर रहेगा, उसका तो यहाँ पर घर ही टूट गया। वो जैसे उस नाव के पास
जा रहा होता है उसके अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा निकलकर हाओतियान को वहां से दूर उठाकर फेंक देता है। जिसके बाद वहां पर शियाओ आती है जो सभी से कह रही होती है आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मेरे नाव के पास आकर उसके अंदर से चोरी करने की कोशिश कर रहा था। कोई भी ऐसा करेगा उसे मैं यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाओतियान उससे कह रहा होता है क्या तुम पागल हो, मैं वहाँ पर चोरी करने थोड़ी गया था, उल्टा तो तुमने मेरा यहाँ पर घर पर बात कर दिया। मैं उसे ही वहाँ पर देखने गया था और तुमने मेरे पर अटैक करके मुझे यहाँ से दूर फेंक दिया। जिसके बाद वो वहाँ पर बेहोश होने लगता है। ये देखकर तो ली जुआन को लगता है कि शियाओ ने यहाँ पर हाओतियान की जान ले ली है, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। पूरे गुस्से के साथ वो शियाओ की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे यहाँ पे सबक सिखा सके। लेकिन शियाओ तो उसे 1 सेकंड में उठाकर वहां से दूर फेंक देती है। ये देखकर तो अब प्रिंस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो शियाओ से कह रहा होता है बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पर मेरे 2 दोस्तों को काफी बुरी तरीके से मारा है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उस शियाओ के साथ फाइट कर सके। लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल करके वहां पर शियाओ के सामने जरा सा भी नहीं टिक पाता। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वहां पर शियाओ की लकड़ी वाली स्वॉर्ड को भी तोड़कर उसे उठाकर दूर फेंक देती है। जहाँ पर अब उस प्रिंस की वहां पर हालत खराब होने लग गई थी। शियाओ से कहती है तुम तो अभी यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन लेवल के अर्ली स्टेज पर ही हो और तुम यहाँ पर क्या ही बिगाड़ लोगे, जरा अपनी औकात और ताकत देख कर ही सामने वाले से फाइट करना चाहिए। ऐसे ही किसी के सामने फाइट करने के लिए आ जाओगी तो तुम्हारी हालत ऐसे ही होने वाली है। लेकिन अब वहाँ पर हाओतियान और लुली भी आ जाते हैं जहाँ तीनों ने अपनी पावर को एक साथ एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो यहाँ पर शियाओ को सबक सिखा सके। ये देखकर शियाओ से कहती है तुम 3 आ जाओ या 30 क्यों ना आ जाओ, लेकिन तब भी तुम लोग यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन खैर क्या ही करूँ, मैं चाहती तो तुम लोगों को यहाँ पर मार देती, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को मार कर कोई क्राइम नहीं करना चाहती, इसलिए अगर तुम लोग यहाँ पर अपना बदला लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जिसके बाद सारे के सारे लोगों ने अब मिलकर शियाओ को पीटना शुरू कर दिया था ताकि वो यहाँ पर शियाओ से बदला ले सके। लेकिन शियाओ तो अभी यहाँ पर किसी को नहीं मारती क्योंकि अगर उसने मारना स्टार्ट किया तो कोई भी यहाँ पर बच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा पावर है। इधर बायचैन ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो डिसाइपल कहाँ पर है जो कि उसके सेट में शामिल होने वाला है। तब उसकी सिस्टम उसे बताती है वो जो डिसाइपल है उसे तो सारे लोग मिलकर बहुत ज्यादा मार रहे हैं, ऐसे मारते रहे तो वो तो वहाँ पर मारा ही जाएगा, इसलिए जल्दी से जाओ उसे बचाओ। ये सुनकर बायचैन भागते हुए अपने सेट में आता है जहाँ पर उसे सारे लोग शियाओ को पीटते हुए दिखाई देते हैं। वो उन सभी को रोकता है और उनसे कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि शियाओ यहाँ पर आकर हमारी मेहमान है और मेहमानों का इस तरह से स्वागत किया जाता है, ये मैंने सिखाया तुम लोगों को। जिसके बाद वो शियाओ को देखना शुरू कर देता है कि आखिर ये कौन है और कहाँ से आई है। और जैसे वो उसे देखता है उससे पता चलता है कि ये तो एक एम्प्रेस है, जिसे देखकर तो वो भी हैरान था। साथ ही वहाँ पर शियाओ की पावर भी काफी ज्यादा होती है। जिसके बाद बादशाह सभी से कहता है देखो यहाँ पर एम्प्रेस आई है जिसने हजारों माइल्स को ट्रेवल किया है बस यहाँ पर आने के लिए और तुमने इनका ऐसा स्वागत किया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर तो शियाओ भी एकदम हैरान रह जाती है कि अरे बादशाह को उसके बारे में कैसे मालूम पड़ा, हो सकता है बादशाह यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बंदा हो जो मेरा कर्ज को खत्म करने की कोशिश कर सकता है। तब प्रिंस शियाओ से कह रहा होता है तुम नहीं जानती कि हमारे मास्टर यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल है, वो तो एक इमॉर्टल इंसान है जिन्हें दुनिया भर का ज्ञान है, वो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद बादशाह सभी से कहता है जाओ और शियाओ की जो भी नाव खराब हुई है उन सभी को ठीक कर दो। और इतना कहने के बाद वो शियाओ को लेकर वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ वो उसे अपना पूरा सेट दिखा रहा हो। जहाँ शियाओ जो होती है बादशाह से कह रही होती है आप तो एक इमॉर्टल है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। अगर आपको पता है तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उस चीज को खत्म करने के लिए। एक इमॉर्टल इंसान सारी चीजों का ज्ञान रखता है, वैसे ही आपके पास भी सारी की सारी चीजों का ज्ञान होगा और आपको पता होगा कि आखिर इस चीज को कैसे खत्म किया जाता है। ये देखकर तो बादशाह अंदर ही अंदर से घबरा रहा होता है कि आखिर मैं इससे कैसे बताऊं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कहीं का इमॉर्टल इंसान भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे अपनी बेइज्जती होते हुए तो नहीं देख सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर कैसे तैसे बहाना करके शियाओ का विश्वास जीतना होगा कि मैं एक इमॉर्टल इंसान हूँ, मेरे पास सारी चीजों का ज्ञान है, वरना तो यहाँ पर मेरी पोल खुल जाएगी कि मेरे पास कोई पावर नहीं है और सारे के सारे डिसाइपल मुझसे भाग जाएंगे। इसलिए वहाँ पर एक आइडिया लगाता है और वहाँ से शियाओ को उसे प्रैक्टिस रूम के पास लेकर आता है जहाँ लाने के बाद वो उससे कह रहा होता है इसके अंदर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद तुम्हारे जो भी परेशानियां हैं वो सभी खत्म हो जाएगी। ये देखकर शियाओ से कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इमॉर्टल के पास हो, इस तरह की चीजें होती ही है। जिसके बाद वो वहाँ से उसके अंदर चली जाती है और जैसे वो अंदर जाती है बादशाह जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और खुद में कह रहा होता है जल्दी से मैं तालाब के पास जाकर लाइव टेलीकास्ट देखता हूँ कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, हो सकता है इससे मालूम पड़ जाए कि आखिर ये शियाओ यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। अब शियाओ जैसे इस प्रैक्टिस रूम के अंदर आती है वो जगह उसे काफी अजीब दिखाई दे रही थी। जिसके बाद उसके सामने उसके फादर आ जाते हैं, उसे देखकर तो वो भी हैरान रहती है कि अरे उसके फादर यहाँ पर कैसे आए। उसका फादर उससे कह रहा होता है शियाओ मुझसे डर कर कहाँ भाग रही हो, मेरे पास आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक करने के लिए आया हूँ, तुम्हें मुझसे डर कर भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी चाहिए जैसे कि बाकी तुम्हारे भाई बहनों ने मानी थी जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेकर खुद का ब्रेक थ्रू कर लूंगा क्योंकि तुम्हारे भाई बहनों के अंदर उस ब्लड कर्ज को डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, ताकि जब वो कर्ज तुम्हारी बॉडी के अंदर बड़े होने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए तब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी की सारी पावर को अपने अंदर ले लूंगा, जिस वजह से मैं आसानी के साथ अपना ब्रेक थ्रू कर
पाता हूँ। इसी तरह से तो मैंने तुम्हारे भाई बहनों को भी मार डाला और अब बारी तुम्हारी है। मैंने काफी सालों से तुम्हें बड़े होने का इंतजार किया ताकि जब तुम पूरी तरह से पावरफुल बन जाओगी तो उसके बाद में तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी पावर छीन लूंगा। ये देखकर तो शियाओ काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वो वहाँ पर स्वॉर्ड निकाल कर अपने फादर से कहती है, आप फादर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद उसने उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ पर उसका फादर जो होता है उसके सारे अटैक को आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, बस इतनी ही सी पावर तुम्हारे पास है, इतना ही तुम कर सकती हो। मैंने तो सोचा था बड़ी होने के बाद तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर आ गई होगी, लेकिन देखो तुम्हारे पास तो सच में कोई पावर नहीं है। जो सुनकर तो शियाओ को और ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड सीधा अपने फादर के अंदर ही घुसा देती है, लेकिन तब भी उससे वहाँ पर कुछ नहीं होता। वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, देख लिया तुम्हारे और मेरे अंदर पावर का डिफरेंस, मेरे पास तुमसे बहुत ज्यादा पावर है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। मैं चाहूँ तो चुटकियां बजाते हुए तुम्हारी यहाँ पर जान ले सकता हूँ। तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये देखकर तो शिया वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रही होती है कि वो यहाँ पर किसी जगह पर आकर फंस गई। उसने तो काफी टाइम से अपने फादर से अपना पीछा छुड़ा कर रखा था, लेकिन इस कमरे में आते साथ ही उसे वहाँ पर उसके फादर दोबारा दिखाई देने लग गए। लेकिन तब भी वहाँ पर इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारती। लेकिन अब वहाँ पर उसके अंदर जो कर्ज डला हुआ था वो वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से शियाओ का खुद की बॉडी के ऊपर से कंट्रोल ही हटते जा रहा था और उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि इतना ज्यादा होता है कि जिससे शियाओ खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। तब ये देखा बाइचन की सिस्टम उससे कहती है, जल्दी से जाओ और वहाँ पर शियाओ को बचाओ। अगर पूरी तरह से उसका कर्ज उसके ऊपर हावी हो गया तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। देखकर तो बाइचन भी एकदम ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उस प्रैक्टिस रूम के अंदर आता है ताकि यहाँ पर आने के बाद शियाओ को बचा सके। लेकिन जैसे वो वहाँ पर शियाओ के पास आता है, शियाओ का तो खुद की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। उसे लग रहा होता है कि उसके सामने उसका फादर खड़ा है और बाइचन को अपने फादर समझकर मारना शुरू कर देती है। ये देखकर तो बाइचन भी घबरा चुका था कि अरे यहाँ पर इससे हुआ क्या, मैं तो इसे बचाने के लिए आया था, उल्टा तो ये मेरे पर ही अटैक किए जा रही है। जिसके बाद शिया बाइचन को देखकर कह रही होती है, आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हारी यहाँ पर जान लेकर ही रहूंगी। तब बाइचन की सिस्टम उससे कहती है, शिया तो तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली, वो बहुत गुस्से के साथ तुम्हारे पास आकर तुम्हें पर अटैक करने वाली है। तुम्हारे तो यहाँ पर लग गए, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। जब तक तुम अच्छी तरह से मार नहीं खाते हुए शिया का खुद की बॉडी पे कंट्रोल हासिल करने में मदद करोगे तब तक तुम यहाँ पर से नहीं जा पाओगे। ये देखकर तो बेचारा बाइचन वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गया होता है कि वो यहाँ पर किस मुसीबत में आकर फंस गया। जिसके बाद शिया पूरे गुस्से के साथ बाइचन की तरफ ही बढ़ रही होती है, जहाँ पर उसका गुस्सा तो देखने लायक था। और जैसे जैसे वो गुस्सा कर रही है उतनी उतनी ज्यादा वहाँ पर बाइचन की फट रही होती है कि यहाँ पर वो कैसे बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पर उतनी ताकत नहीं थी कि वो यहाँ पर शिया का मुकाबला कर सके। और उस बेचारे को वहाँ पर शिया से मार खानी पड़ती है, जहाँ आप देखते ही देखते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे वहाँ पर अपनी सिस्टम की पावर वाला कार्ड निकाल कर शिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि शिया ने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करके उस कार्ड को भी वहाँ पर फाड़ दिया था, जिस वजह से बाइचन पूरी तरह से फंस गया होता है और उसके पास अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो बस चिल्लाया जा रहा होता है कि कोई तो यहाँ पर आकर मुझे बचा लो, मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ पर मर गया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाइचन की सेट में एक नई लड़की शियाओ आ गई होती है, जो कि असल में अपने सेट की एक प्रिंसेस थी, लेकिन वहां पर उसके फादर ने उसके अंदर किसी तरीके का ब्लड कर्स को डाल दिया था। इस वजह से शियाओ अपने सेट से बाहर निकल गई होती है ताकि इस चीज की तलाश कर सके जिससे उसका कर्स खत्म हो सकता है। और उसे वहां पर सिर्फ बाइचन का ही सेट दिखाई दिया होता है, इसलिए वो वहां पर आकर ज्वाइन हो जाती है ताकि यहाँ पर आने के बाद अपना कर्स खत्म कर सके। साथ ही वहां पर बाइचन ने भी उससे वादा कर लिया था कि वो उसका कर्स खत्म करने में मदद करेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ जैसे प्रैक्टिस रूम के अंदर गई होती है, वहां पर उसकी फाइट उसके फादर के साथ शुरू हो गई थी, जहां उसका फादर उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहां पर बाइचन आ चुका था। लेकिन बाइचन को देखकर तो शियाओ को लगता है कि वो उसका फादर ही है, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस वजह से बाइचन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर प्रैक्टिस रूम से बाहर निकल कर आता है, वरना तो अभी यहाँ पर शियाओ से जान से ही मार डालती। लेकिन शियाओ अभी तक के नहीं रुकी होती है, वो प्रैक्टिस रूम से बाहर आने के बाद भी बाइचन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए बाइचन दोबारा से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसकी सिस्टम वहां पर शियाओ का जो कर्ज है उसे ब्रेक करने वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। इसलिए बाइचन उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर शियाओ को रोक लेता है, वरना तो यहाँ पर वो उसकी जान ही ले लेती। साथ ही इससे यहाँ पर शियाओ का कर्ज भी खत्म हो गया होता है, जिसे देखकर तो एकदम ज्यादा खुश हो जाती है। बाइचन उससे कहता है, मैंने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे कर्ज को खत्म करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से तो वो कर्ज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अगर नहीं भी खत्म हुआ तो वो अभी के लिए तो पूरी तरीके से शांत हो चुका है, इसलिए तुम्हें घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये सुनकर
शियाब वहाँ पर बाईचन को ग्रेट करते हुए कहती है आपने तो यहाँ पे मेरी मदद की, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उस प्रैक्टिस रूम के बाहर तो मैं खुद से अकेले आ ही नहीं पा रही थी, तो आखिर मैं बाहर कैसे आई। तब बाईचन उससे बताता है कि तुम प्रैक्टिस रूम के अंदर जाने के बाद अपना होश खो बैठी थी, इसलिए मुझे वहाँ पर जाकर तुम्हारी मदद करनी पड़ी ताकि मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल सकूं, और काफी मुश्किलों से मैंने तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला। मास्टर अपने डिसाइपल को कभी किसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए चला गया। ये देखकर तो शियाब पूरी तरह से बाईचन का सेट ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है आज से मैं आपको अपना मास्टर कहती हूँ और हमेशा यहीं पे रहने का सोचूंगी, अब से यही सेट मेरा सब कुछ है, आगे से आप जो कहेंगे मैं वो सारी की सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही यहाँ पर उसका लॉयल्टी परसेंट भी 80 हो गया होता है, जिसे देखकर बाईचन की सिस्टम उससे कहती है तुमने तो यहाँ पर शियाओ को अपने सेट का हिस्सा बना लिया, वो भी हाई लेवल की लॉयल्टी के साथ, इस वजह से तुमने ये टास्क पूरा कर लिया और इस टास्क को पूरा करने की वजह से तुम्हें सूत्रा पवेलियन दिया जाता है जिसके अंदर लाखों किताबें होंगी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई, जिसे देखकर तो बाईचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो बड़ी मुश्किल तो हुई लेकिन आखिरकार मैंने इस टास्क को पूरा कर लिया। किसी भी टास्क को पूरा करने के बाद कितना सुकून मिलता है इसके बारे में तो मेरे से अलावा आखिर कौन ही जान सकता है, मुझे तो आज बहुत मजा आ रहा है। जिसके बाद उस सिस्टम से कहता है जल्दी से उस सूत्रा पवेलियन को बाहर निकालो, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर कितनी तरह की खास खास टेक्निक को रखा गया है। सिस्टम उससे कहती है उस पवेलियन को तो बाहर पहले से निकाल दिया गया, अपने सामने देखो तुम्हें सूत्रा पवेलियन दिखाई दे जाएगा। लेकिन जैसे ही बाईचन सामने देखता है उसे तो वहाँ पर सूत्रा पवेलियन के बजाय एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे ये क्या है, मुझे तो लगा था कि सूत्रा पवेलियन बहुत ही बड़ी जगह और सुंदर सी जगह होगी, लेकिन ये तो कोई झोपड़ी निकली, इसका क्या मैं अचार डालूंगा। सिस्टम उससे कहती है तुम्हें बाहर से देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार इसके अंदर जाओ तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसलिए बाईचन अब उस सूत्रा पवेलियन के अंदर जाता है और जैसे वो अंदर जाता है वहाँ का नजारा देखकर तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि अंदर से वो बहुत ही बड़े महल जितना बड़ा था और उसमें काफी सारे फ्लोर बने होते हैं जिसके ऊपर लाखों तरीके की कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताबें रखी थी। ये देखकर तो बाईचन की खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता, वो कह रहा होता है लगता है आज मेरा पैदा होना सफल हो जाएगा। सब लोग मुझे कहते थे ना कि मेरे पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, मैं इतनी सारी बुक का इस्तेमाल करके किसी न किसी की तो कल्टीवेशन पावर को सीख ही लूंगा, उसके बाद मैं सारे लोगों को दिखाता हूँ कि कौन मेरे सामने आकर टिक सकता है। इसलिए अब वो सारी किताबों को देखना शुरू कर देता है कि किसके अंदर सबसे खास टेक्निक को लिखा गया है। लेकिन जैसे जैसे वो किताबें देख रहा होता है उससे पता चलता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी किताबें खाली है, किसी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं हुआ। जो देखकर वो हैरान रह जाता है। तब उसे एक बुक दिखाई देती है, वो उसे उठाकर देखता है इस उम्मीद में कि शायद इस बुक के अंदर तो कुछ लिखा होगा, लेकिन जैसे वो उस बुक को खुलता है वो भी बेकार होती है, उसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा था। इसलिए वो उस बुक को पटकते हुए कहता है इसकी भैंस की टांग, मेरे सिस्टम ने तो मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। माना कि पहले से मैं थोड़ा सा था लेकिन इसने तो मुझे काफी ज्यादा बेवकूफ बना दिया है। आखिर मैं इन खाली बुक का लेकर अचार डालूंगा, मैं इनका करूंगा क्या। तब वहाँ पर उसकी सिस्टम आती है जो उससे कहती है अगर तुम्हें बुक के अंदर इसकी टेक्निक चाहिए तो इसके लिए तुम्हें छोटे से टास्क को पूरा करना पड़ेगा। तुम उस छोटा वाला टास्क पूरा कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें इस सूत्रा पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर पर जितनी भी किताबें रखी हैं उन सभी की टेक्निक बाहर निकल कर आ जाएगी और ऐसे धीरे धीरे करते हुए तुम्हें सारे टास्क पूरे करने पड़ेंगे, जिसके बाद पूरे के पूरे सूत्रा पवेलियन की सारी बुक जो भी खाली है उनके अंदर उनकी टेक्निक दिखाई देने लग जाएगी। ये सुनकर तो बाईचन की जान में जान आती कि चलो यहाँ पर एक छोटा सा टास्क पूरा करना है ना, मैं उसे पूरा करने के बाद फर्स्ट फ्लोर की सारी कल्टीवेशन वाली बुक को वापस से पहले ऐसा बना दूंगा। जिसके बाद अपनी सिस्टम से वो छोटा वाला टास्क पूछता है, लेकिन जब उसकी सिस्टम बताती है कि वो छोटा वाला टास्क कुछ और नहीं बल्कि घोस्ट सेट को उसके इलाके में घुसकर उसे हराना है, तो ये सुनकर तो बाईचन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये छोटा टास्क है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा टास्क लग रहा है मुझे, मैं आखिर वहां पर जाकर उनके इलाके में घुसकर उन्हें कैसे हरा सकता हूँ, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तब उसकी सिस्टम उससे कहती है अगर तुमने इस टास्क को पूरा नहीं किया तो तुम्हें 3 दिन के लिए प्रैक्टिस रूम के अंदर बंद कर दिया जाएगा और वहां का बाहर से दरवाजा बंद किया जाएगा, वो कभी खोला ही नहीं जाएगा जब तक कि 3 दिनों के अंदर तुम बुरी तरह से मार खाकर अपनी हालत न खराब कर लो। तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम ये छोटा वाला टास्क पूरा करना चाहते हो या फिर प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर मार खाना चाहते हो। तब बाईचन अपनी सिस्टम से कहता है अरे मेरी माँ बस कर, रहने दे, वैसे भी दुनिया मुझे लूजर ही कहती है, कुछ और लोग भी कह लेंगे लेकिन मैं घोस्ट सेट में जाकर उन्हें वहां पर तो नहीं हरा सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी भी कल्टीवेशन वाली बुक की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर बाकी सारे डिसाइबल भी आ चुके थे जो इस सूत्रा पवेलियन को देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वो भी एकदम ज्यादा खुश हो गए थे कि यहाँ पर तो कितनी सारी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताबें हैं, लेकिन वो लोग भी जब किताबों को खोल कर देखते हैं तो पूरी तरह से खाली होती है। ये देखकर हाउतियान सभी से कहता है मुझे तो लगता है कि मास्टर ने यहाँ पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखा है ताकि हम अपनी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से ही किताबें ले सके, वरना तो कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की किताबें लेकर उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देगा और इससे हो सकता है उसे ही नुकसान हो जाए। मास्टर हमारा कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, इसलिए उन्होंने हमारी भलाई के लिए यहाँ पर सारी की सारी बुक को खाली कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर बाईचन आता है जो सभी लोगों से कहता है तुम लोगों को कौन सी कल्टीवेशन वाली बुक चाहिए, जिस पर सभी लोग अपनी अपनी कल्टीवेशन की बुक के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। जहाँ सभी ने हाई लेवल की कल्टीवेशन वाली बुक मांगी होती है। ये देखकर तो बाईचन भी हैरान रहता है कि यहाँ तो मेरे लाले पड़े हुए हैं और ये लोग यहाँ पर इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन वाली बुक मांग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घोस्ट सेट को जाकर हराऊं या फिर कल्टीवेशन रूम में घुसकर
कर 3 दिनों तक के बहुत बुरी तरीके से मार खाऊं, लेकिन तब भी वो वहाँ पर से प्रैक्टिस रूम के अंदर ही आ जाता है ताकि वहाँ जाने के बाद वो थोड़ा बहुत मार खा ही लेगा, वरना तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो घोस्ट सेट में जाकर उसे वहाँ पर हरा सके। तब जाते हुए उस रास्ते में जूशन दिखाई देता है। बाइचेन उससे कहता है सारे लोग कहाँ पर हैं, जिस पर जूशन बताता है सभी अपनी अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू कर सके। कुछ लोगों ने तो अपना ब्रेक थ्रू कर भी लिया है और ऐसा ही चलता रहा तो सेल से सेल सारे के सारे लोग अपने ब्रेक थ्रू कर लेंगे। ये सुनकर तो बाइचेन और ज्यादा घबरा जाता है कि अगर मैं यहाँ पर अभी प्रैक्टिस रूम के अंदर गया तो सारे लोगों ने वैसे भी अपनी पावर को बढ़ा लिया है, जिस वजह से तो वो और बुरी तरीके से अंदर जाने के बाद मुझे मारेंगे। क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस रूम के अंदर जाता हूँ मुझे वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मेरे ही डिसाइपल दिखाई देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उन्हीं से आता है और उन्हीं से अंदर जाने के बाद मुझे लड़ना पड़ता है। तब बाइचेन की सिस्टम मुझसे कहती है तुम इस टास्क को पूरा करने में टाइम लगा रहे हो, टाइम लगाने पे प्रैक्टिस रूम के अंदर जाने की मार खाने वाली डेट और ज्यादा बढ़ जाएगी और 3 दिन से और ज्यादा टाइम तक के तुम्हें वहाँ पर मार खाना पड़ेगा, तो तुम्हें जो काम करना है जल्दी से जाकर उसे पूरा करो। इसलिए बाइचेन वहाँ पर सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपने डिसाइपल को ही लेकर घोस्ट सेट में जाऊँ, वहाँ पर जाने के बाद घोस्ट सेट से फाइट करूँ। हो सकता है मेरे सारे डिसाइपल मिलकर वहाँ पर घोस्ट सेट, जिसके बाद वो सारी की सारी सिचुएशन को याद करना शुरू कर देता है कि आखिर किस तरह से मेरे डिसाइपल वहाँ पर जाने के बाद घोस्ट सेट के लोगों को हरा सकते हैं। तब उसे याद आता है जहाँ पर हाथ या बाकी सभी कह रहे थे कि आप हमें जहाँ पर भी ले जाना चाहे हम वहाँ पर चलने के लिए तैयार है, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए हम सब आपका पूरी तरह से साथ देंगे और जो भी हमारा दुश्मन होगा उससे मुकाबला करते हुए उसे हराने में कामयाब भी रहेंगे। जिस पर सारे के सारे लोग मान चुके थे और वो सारे लोग वहाँ से घोस्ट सेट में जाने के लिए तैयार होते हैं ताकि वहाँ पर जाने के बाद उन्हें हरा सके। लेकिन वहाँ जाने से पहले ही हाउतियान मार खाकर दोबारा से पीछे आ जाता है, जहाँ उसकी हिम्मत अब यहाँ पर जवाब दे चुकी थी। ये सारी चीजें याद करके बाइचेन खुद में कह रहा होता है मैं अपने डिसाइपल की जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे डिसाइपल घोस्ट सेट में जाकर वहाँ के लोगों से फाइट कर पाएंगे। हो सकता है किसी न किसी की वहाँ पर जाने के बाद जान चली जाए, इसलिए भलाई इसी में होगी कि मैं प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर कुछ दिन के लिए मार ही खा लूं। इससे मेरे डिसाइपल तो बच जाएंगे, क्योंकि एक मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसे अपने डिसाइपल को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद वो वहाँ से प्रैक्टिस रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो अंदर आता है वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो बाइचेन की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है कि अरे ये सारे लोग तो एक साथ मुझ पर अटैक करने के लिए आ गए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं बच पाऊंगा, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। जिसके बाद अपनी जान बचाकर प्रैक्टिस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिस रूम के अंदर 3 दिन तक की अपनी जान बचा पाऊंगा, उससे पहले ही मैं मारा जाऊंगा। इसलिए भला इसी में है कि मैं अपने सारे डिसाइपल को लेकर घोस्ट सेट में जाऊं और वहां पर जाने के बाद उनसे लड़ाई करूं। जिसके बाद वो सारे के सारे डिसाइपल को इस बारे में बता देता है कि उन्हें घोस्ट सेट में जाकर उनसे फाइट करनी है। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे हम लोग यहाँ पर घोस्ट सेट में जाकर उनसे फाइट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो उतनी पावर भी नहीं है, घोस्ट सेट के लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं, तो हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। लेकिन तब भी अगर मास्टर ने डिसाइड कर लिया है तो हम वहाँ पर मास्टर के साथ जाने के लिए तैयार। जो सुनकर बाइचेन तो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह मेरे डिसाइपल कितने अच्छे हैं, तो इतनी आसानी के साथ अपनी जान हथेली पे लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तब वो सारे के सारे डिसाइपल कहते हैं हम आपके साथ जाएंगे तो, लेकिन हमें फाइट वहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ पर आपकी ही फाइट देखने के लिए जा रहे हैं। हम वहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारे मास्टर के पास कितनी ज्यादा पावर है, हमारे मास्टर घोस्ट सेट के पूरे लोगों की पुंगी बजा देंगे, जो नजारा देखने में तो सच में कमाल का ही होगा। ये देखकर तो बाइचेन की भी हालत खराब होने लगती है कि कितने बेकार डिसाइपल है। मुझे तो लगा था कि मेरी मदद करने के लिए वहाँ पर जाएंगे, लेकिन ये तो वहाँ पर मेरे मौत का तमाशा देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे डिसाइपल की मैं रक्षा करूंगा, ऐसे तो किसी काम के लोग नहीं है ये, इसलिए अब तो मैं उन्हें वहाँ पर कैसे भी करके ले जाकर ही रहूंगा ताकि मैं उनसे फाइट करवा सकूं। बहुत हो गया इन लोगों का नाटक यहाँ पर। इसलिए वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है और उन्हें मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम अगर किसी भी तरह के टास्क से डर जाओगे तो आगे चलकर तुम पावरफुल कैसे बन सकते हो, तुम्हें मुश्किलों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बल्कि उसका तो डटकर मुकाबला करना है। लेकिन तुम तो देखो यहाँ पर घोस्ट सेट का नाम सुनते ही थर थर कांपने लग गए। ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा ही रहा तो तुम अपनी कल्टीवेशन को कभी नहीं बढ़ा पाओगे। इसलिए अगर जो भी फ्यूचर में खुद को पावरफुल बनाना चाहता है तो उसे मेरे साथ चलना होगा ताकि हम वहाँ पर जाकर घोस्ट सेट को खत्म कर सके, क्योंकि घोस्ट सेट ने काफी सारे मासूम लोगों की वहाँ पर जान लेने की कोशिश की है और एक पावरफुल कल्टीवेटर की यही जिम्मेदारी होती है कि उसे सारे लोगों को बचाना है। तो यहाँ पर तुम लोग ऐसे पीछे कदम नहीं हटा सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। जो सुनकर तो सभी एकदम ज्यादा हैरान और उदास भी हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो मास्टर की बातों से मोटिवेट हो चुके थे। इसलिए वहाँ पर बाइचेन के साथ घोस्ट सेट में जाने के लिए तैयार होते ताकि अब तो वहाँ पर उनकी जान ही क्यों न चली जाए। वो तो मास्टर का साथ देते हुए घोस्ट सेट को हराने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम घोस्ट सेट का सीन देखते हैं जहाँ का एल्डर सारे के सारे साथियों को मार रहा होता है। वो उनसे कहता है मैंने तुम्हें कितने टाइम से यहाँ पर पाल कर रखा है, लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकले, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग मेरे दुश्मनों से क्या ही फाइट कर पाओगे। जिसके बाद उसने अपने सारे के सारे साथियों को मार दिया होता है, पर सिर्फ उस एल्डर को छोड़कर। जिस पर एल्डर उससे कहता है मास्टर आप जो मुझसे कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको मॉन्क स्पिरिट ला कर दूंगा जो कि आगे चलकर आपकी मदद करेगी। और इतना कहने के बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है ताकि मॉन्क स्पिरिट को अपने मास्टर को लाकर दे सके। दूसरी तरफ हम बाइचेन को देखते हैं जो अपनी नाव पर सवार होकर अपने सारे डिसाइपल के साथ घोस्ट सेट की तरफ
तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो आसपास के नजारे को देखते हुए जा रहा था कि आसपास का नजारा तो कितना ज्यादा सुंदर है। लेकिन तभी उसे जमीन पर कई सारे लोगों की लाशें दिखाई देती है, जिन सभी को घूस सेक वालों ने मार डाला था। और ये सारे गाँव वाले होते हैं, जहाँ पर घूस सेक के लोग आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने काफी सारे गाँव वालों की जान ले ली है। ये देखकर तो सभी घबरा जाते हैं कि यहाँ पर तो घूस सेक ने कितने मासूम लोगों की जान ले ली। इस वजह से उनका गुस्सा वहाँ पर घूस सेक के लिए और ज्यादा बढ़ गया होता है कि अब तो हम यहाँ पर घूस सेक को नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ईवल का तो दुनिया से खात्मा ही हो जाना बेहतर है। अगर वो लोग जिंदा रहे तो न जाने और कितने लोगों की वहाँ पर जाने ले लेंगे, इसलिए उनका मर जाना ही बेहतर है। हम यहाँ पर चुन चुन के सारे घूस सेक वालों की जान ले लेंगे, किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तब बाईचुन उनसे कहता है, तुम्हारा जोश देखकर तो मैं खुश हुआ, लेकिन तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना है कि तुम्हारी जान यहाँ पर काफी ज्यादा कीमती है। अटैक करना और जितना हो सके उतना ज्यादा अटैक करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपनी जान को भी बचाना है। मैं ऐसे नहीं देख सकता कि यहाँ पर लड़ाई करते हुए मेरे किसी डिसाइबल की जान चली जाए, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना। साथ ही उसे अंदर ही अंदर गिल्टी भी महसूस हो रहा होता है कि उसने अपने टास्क को पूरा करने के लिए यहाँ पर इतने सारे डिसाइबलों को ले आया, जिनकी यहाँ पर जान भी खतरे में हो सकती है। और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी डिसाइबल को यहाँ पर चोट लग जाए या फिर उसकी जान चली जाए, इसलिए उसने उन लोगों को पहले बता दिया होता है कि तुम्हें अपनी जान की हिफाजत पहले करनी है। जिस पर सारे डिसाइबल कहते हैं, मास्टर जैसा आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तब उन्हें वहाँ पर घोष सेक के लोग भी दिखाई देते हैं जो वहाँ पर पहुंच चुके थे, और उन लोगों ने वहाँ पर कई सारे गाँव वालों को बंदी बनाया होता है, जो सभी वहाँ से बंदी बनने के बाद एल्डर के पास आ रहे होते हैं। एल्डर उन्हें देखकर अपने साथियों से कहता है, तुम फिर से किसी बेकार इंसान को यहाँ पर लेकर आए, मुझे ऐसे नॉर्मल लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे सेक लीडर किसी मॉन्क की सोल चाहते हैं, इसलिए मुझे वो ला कर दो। मैं ऐसे नॉर्मल लोगों को लेकर क्या ही कर लूंगा, भगा दो इन सभी को यहाँ से या फिर इनकी जान ले लो, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उन्हें वहाँ पर बाईचुन की नाव आते हुए दिखाई देती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर ये अनजान इंसान कौन आ रहा है, इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा था, और आखिर यहाँ पर इसकी हिम्मत कैसे भी हमारे इलाके में घुसने की। अब तो ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचुन को उसके सिस्टम ने उसे एक सूत्रा पवेलियन दिया होता है, जिसके अंदर हजारों किताबें होती है, और उन सारी किताबों के अंदर मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई चीजों के बारे में लिखा होगा। लेकिन बाईचुन जब उन किताबों को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, ये पूरी तरह से खाली है, तो आखिर वो उसे पढ़ कैसे सकता है। तब उसकी सिस्टम उसे बताती है कि अगर तुम्हें इन सारी किताबों में लिखी हुई टेक्निक को हासिल करना है तो इसके पहले तुम्हें घोष सेक को पूरी तरह से हराना होगा। उसके बाद अपने आप ही सारी की सारी किताबों में जितनी भी टेक्निक वगैरह लिखी हुई है वो सभी को दिखाई देने लग जाएंगी, जो कि अभी पूरी तरह से इनविजिबल है, जिस पर बाईचुन मान जाता है। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाईचुन और सारे के सारे लोग वहाँ से घोष सेक की तरफ आ चुके होते हैं, ताकि वहाँ आने के बाद वो सारे लोगों को हरा सके। जिसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं, अब हमारी बारी आ चुकी है कि हमें हमारी स्पेशल ट्रेनिंग को यहाँ पर दिखाना होगा, ताकि हम यहाँ पर इस घोष सेक वालों को सबक सिखा सके। हम आज अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इनकी ऐसी हालत करेंगे कि वो दोबारा कभी भी खड़े होने के लायक ही नहीं बचेंगे। तब ये सुनकर घोष सेक का जो एल्डर होता है उन सभी से पूछ रहा होता है, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? तुम लोग जानते भी हो कि आखिर इसका अंजाम क्या हो सकता है? तब बाईचुन के सारे डिसाइपल उससे कह रहे होते हैं, जो इंसान मरने वाला होता है उसे इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन खैर जब तुमने हमारे बारे में पूछ ही लिया है तो हम तुम्हें तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझकर अपने बारे में बता देते हैं कि हम लोग कौन है, ताकि तुम कम से कम ये तो जान सको कि तुम्हारी जान लेने वाले लोग कौन थे। जिसके बाद वो सारे के सारे डिसाइपल अपने अपने बारे में बताना शुरू कर देते कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, और साथ ही मेरे पास किस तरह की पावर है। हम सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पर घोष सेक का खात्मा करने के लिए आए हैं, देखते हैं हमारे सामने कौन ही टिक पाता है। जो सारी चीजें देखकर तो बाईचुन अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा भी रहा होता है और खुश भी हो रहा होता है। वो घबरा इसलिए रहा था कि यहाँ पर ये लोग इतनी ज्यादा अपने बारे में बताते हुए स्टाइल तो मार रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग यहाँ पर हार गए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मैं तो यहाँ पर यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे तैसे ये लोग यहाँ पर घोष सेक को हराने में कामयाब हो जाए। जिसके बाद अब सारे के सारे डिसाइपल घोष सेक के पास ही आ जाते हैं, ताकि वहाँ आने के बाद उन्हें हरा सके। उन्हें देखकर वो एल्डर अपने साथियों के साथ वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है कि देखो यहाँ पर कौन से कमजोर डिसाइपल आ चुके हैं जो यहाँ पर आकर घोष सेक से पंगा लेना चाहते हैं, इन्हें इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों तरफ से काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। जिस लड़ाई में बाईचुन के डिसाइपल यहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, वो सभी लोगों ने मिलकर आसानी के साथ घोष सेक और उनके डिसाइपल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं हम हाओ त्यान को भी
देखते हैं जो कई सारे डिसाइपल को जो घोस्ट सेक के थे उन्हें संभाले जा रहा होता है। कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता, लेकिन जैसे वो एक डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा होता है, पीछे से वहां पर घोस्ट सेक का दूसरा डिसाइपल आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता, इससे पहले वहां पर शियाओ आकर उसके ऊपर ही अटैक कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर हाओतियान बच जाता है और इस डिसाइपल की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी, जो वहां पर अपनी जान गंवा बैठता है। इधर हम ली जुआन को देखते हैं जो अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डिसाइपल को तो बस राख में बदलकर गायब किए जा रहा होता है, जो देखकर तो बाकी डिसाइपल की हालत खराब हो चुकी थी। वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली जुआन यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ता। वो सारे लोगों को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस मारे जा रहा होता है, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। इधर हम बाइचन को देखते हैं जो नाव में बैठकर सारे के सारे डिसाइपल की हरकत को देख रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर घोस्ट सेक का सामना कर पाते भी हैं या फिर नहीं। लेकिन तभी वहां पर घोस्ट सेक के 2 डिसाइपल आ चुके थे, जिन्हें देखकर बाइचन उनसे कहता है यहाँ से चले जाओ, मेरे पास इतनी खतरनाक वाली स्वॉर्ड है कि मैं इससे पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वो दोनों डिसाइपल तो यहाँ पर बाइचन की बातों में नहीं आते और अपनी स्वॉर्ड लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो बाइचन की भी हालत खराब हो जाती है कि अरे ये लोग तो मुझसे जरा सा भी नहीं डरे, इसलिए अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई भी ऐसा रिवॉर्ड पॉइंट नहीं था जिसके बदले वो अपने सिस्टम से कोई खतरनाक टेक्निक मांग सके। इस वजह से उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जिसके पास तो सबसे ज्यादा पावर दिखाई दे रही थी। वो अपनी स्वॉर्ड को जो कि लकड़ी से बनी हुई थी उसकी कई गुना ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहां उसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से कई सारे डिसेबल की वहां पर हालत खराब कर दी होती है। उसके पास से इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था कि वो तो कोई उसे देख भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसे देख कर ही सारे लोगों की आंखें चौंधिया जा रही थी। जिसके बाद हम लुओली को देखते हैं जो खुद भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे घोस्ट सेक डिसेबल के ऊपर अटैक कर रही होती है, जहां उसने अपने स्वॉर्ड की मदद से फॉर्मेशन बनाते हुए उसके अंदर से कई सारे डुप्लीकेट स्वॉर्ड को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जिस स्वॉर्ड के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और वो वहां पर बड़ी ही आसानी के साथ घोस्ट सेक डिसेबल को मारे जा रही होती है। जिसके बाद वो वहां से उस एल्डर के पास आती है और उसे देखकर कह रही होती है, तुम जानते हो ना कि मैं कौन? मैं वही हूँ जिसके पेरेंट्स को तुमने और तुम्हारे घोस्ट सेक ने मिलकर मार डाला था, और आज मैं यहाँ पर उसी चीज का बदला लेने के लिए आई हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। तुम्हारे घोस्ट सेक ने हमारे सेट के कम से कम 37 लोगों की जान ले ली है, उन सभी का आज मैं बदला तुम लोगों से लेकर ही रहूंगी। जो सुनकर वो एल्डर लुओली से कह रहा होता है, आजकल के लोगों ने औकात से ज्यादा बोलना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने का मजा ही कुछ और है। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो यहाँ पर लुओली के साथ फाइट कर सके, और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम बाइचन को देखते हैं जो भागते हुए एक पहाड़ के पास आ जाता है और उसके पीछे जाकर वो छुप जाता है ताकि सारे के सारे घोस्ट सेक के लोगों से अपनी जान बचा सके, क्योंकि यहाँ पर तो उसके पास कोई पावर नहीं बल्कि उसके डिसेबल के पास ही सारी पावर है और वो लोग घोस्ट सेक को संभाल रहे होते हैं। तब उसे वहां पर लिंजी नाम की एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि आसपास के ही गांव की थी, जिन लोगों को घोस्ट सेक वालों ने उठा लिया था, और उसी में ये बच्ची भी शामिल होती है। वो वहां पर बाइचन से मदद मांग रही होती है, जिसे देखकर पहले तो बाइचन घबरा जाता है कि कहीं ये किसी की स्पिरिट तो नहीं, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता तो उसे समझ में आता है कि अरे ये तो जिंदा बच्ची है, ये यहाँ पर कैसे आकर टपक गई। इधर हम एल्डर और लुओली के बीच हो रही फाइट को देखते हैं, जहाँ उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, जहाँ वो एल्डर लुओली से कह रहा होता है, मैंने तो वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला था और उस टाइम मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए था, वरना आज ये दिन देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें मार कर उस दिन का सपना पूरा कर दूंगा। जिसके बाद उसने काफी सारे खतरनाक अटैक को लुओली के ऊपर ही करना स्टार्ट कर दिया था, जिस अटैक को यहाँ पर लुओली ठीक तरह से नहीं संभाल पाती और उसे वहां पर चोट भी लग रही होती है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारने वाली। वो यहाँ पर हिम्मत जुटाए होती है ताकि वो यहाँ पर उस एल्डर की जान ले सके। वो एल्डर लुओली से कह रहा होता है, तुम भी तुम्हारे फादर की तरह बिल्कुल कमजोर हो, किसी काम की नहीं हो तुम, अगर तुमने खुद की पावर को बढ़ाया होता तो आज मैं यहाँ पर हार चुका होता, लेकिन देखो तुम तो खुद भी अपने फादर की तरह बिल्कुल ही नालायक हो। जिसके बाद वहां पर कई सारे अटैक दोबारा से लुओली के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तब वहां पर लुओली को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहां पर अपने फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जहां उसने अपने फिनिक्स गॉड की स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। ये देखकर तो वो एल्डर भी हैरान रह जाता है कि अरे इसके पास फिनिक्स गॉड की पावर कैसे आई, आखिर इस पावर को इसे किसने दे दिया। जिसके बाद वो फिनिक्स बर्ड सीधा उस एल्डर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है, जिसने इतना खतरनाक वाला अटैक उस एल्डर के ऊपर कर दिया था कि वहां पर तो एल्डर की हालत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया होता है। और तब इस मौके का फायदा उठाते हुए लुओली वहां पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस एल्डर की जान ले लेती है, जहां वो काफी ज्यादा खुश होती है कि आज उसने अपने पेरेंट्स का यहाँ पर बदला ले ही लिया। उसे इस चीज को करके बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही होती है, क्योंकि ये वो बचपन से करना चाहती थी जब से उसके पेरेंट्स मारे गए थे। वही मरने से पहले वो जो एल्डर होता है अपने मेन सेट के लीडर को कह रहा होता है, आपको जल्दी यहाँ पर आना होगा, हमारा सेट खतरे में है, ये कुछ ही टाइम के अंदर खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो खुद भी राख में बदलकर गायब हो जाता है। जिसके बाद वो पूरा का पूरा घोस्ट सेट वहां पर टूटना शुरू हो जाता है, इसलिए बाइचन जो होता है लिंजी को वहां से उठाए भाग रहा होता है ताकि वो उसे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके। लेकिन तब वहां पर काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा फैलना शुरू
हो गया था, जिस ऑरे के साथ वहाँ पर घोस्ट सेक्ट का लीडर आ चुका होता है, जो यहाँ पर आने के बाद बाईचंद से कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। तब बाईचंद उससे कहता है अरे भाई साहब आपको गलती हुई है, मैं यहाँ पर तो आपको मारने के लिए नहीं आया, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, गलती से शायद आपके घर में घुस गया हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तब वहाँ पर गरीबी में आटा गीला करने के लिए हाओ तियान और बाकी डिसाइपल आ जाते हैं, जो सभी यहाँ पर घोस्ट सेक्ट के लीडर से कह रहे होते हैं ये हमारा मास्टर है, इसने हमें यहाँ पर लेकर आया है ताकि हम यहाँ पर पूरे के पूरे घोस्ट सेक्ट को खत्म कर सके, आज हम यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई देंगे। जो सुनकर तो बेचारे बाईचंद की वहाँ पर हालत खराब हो गई होती है, वो खुद में कह रहा होता है इतना अच्छा खासा मैं यहाँ पर इस लीडर से बचकर अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था, ये लोग ने तो यहाँ पर आकर मुझे बुरा फंसा दिया। ये सारी चीजें सुनकर घोस्ट सेक्ट का लीडर तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो बाईचंद से कहता है तुम ही हो ना वो जो यहाँ पर मेरे सेट को खत्म करने के लिए आए हो, लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी, मैं बताता हूँ कि मेरा घोस्ट सेक्ट यहाँ पर क्या कर सकता है। जिसके बाद उसने बाईचंद के ऊपर ये अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से बाईचंद यहाँ पर बच जाता है। और अब देखते ही देखते वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल आ चुके थे, जो सभी यहाँ पर आने के बाद घोस्ट सेक्ट के लीडर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन घोस्ट सेक्ट का लीडर इतना कमजोर कहाँ था, वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तब वहाँ पर लूली आ जाती है, जिसे देखकर तो वो लीडर भी हैरान था। लूली उससे कहती है तुम्हारा एल्डर तो मारा गया, अब तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर अपने फैमिली में से जो पूरे के पूरे 37 लोगों की जान गई है उन सभी का बदला लेकर रहूंगी। आज के दिन घोस्ट सेक्ट का सफाया पूरी की पूरी दुनिया से बिल्कुल पूरी तरह से हो जाएगा। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जहां उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर वो लीडर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, इसलिए वहां पर बाकी सारे डिसाइपल भी आ जाते हैं, जो सभी एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो ठहरा लीडर, उसके पास काफी ज्यादा पावर होती है, वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डिसाइपल को बड़ी ही आसानी के साथ संभाले जा रहा होता है। किसी के अंदर भी पावर नहीं थी कि वो यहाँ पर उस लीडर को हरा सके, वो लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते, वो तो यहाँ पर लीडर को एक खरोच तक नहीं दे पा रहे होते हैं। और उस लीडर ने बड़ी ही आसानी के साथ सारे के सारे डिसाइपल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ सारे डिसाइपल को उससे फाइट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन वो लीडर तो बड़ी ही आसानी के साथ सभी डिसाइपल को मार मार कर दूर फेंके जा रहा होता है, कोई भी उसके सामने तो जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि उसकी पावर ही इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। ली ज़ुआन जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए चाहता है, वो लीडर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देता है, जहाँ पर तो ली ज़ुआन की हालत खराब हो चुकी थी और वो वहां पर बेहोश होने लगता है। ये देखकर तो बाकी सारे डिसाइपल भी दोबारा से लीडर के पास आ जाते हैं ताकि उसे यहाँ पर हरा सके, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता। उस लीडर ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को दूर फेंकना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वो सारे के सारे डिसाइपल से कहता है तुम छोटे मोटे कीड़े, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर आकर घोस्ट सेक्ट को खत्म कर सकोगे? कुछ भी काम अपनी औकात के हिसाब से करना चाहिए। आज मैं यहाँ पर तुम लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी औकात क्या है, हम घोस्ट सेक्ट वाले लोग क्या करके दिखा सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सारे के सारे डिसाइपल की यहाँ पर जान लेने वाला होता है। ये देखकर तो बाईचंद भी घबरा चुका था कि अब वो यहाँ पर करे तो करे। वो अपने सिस्टम से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल को कैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम सब मिलकर भी यहाँ पर इस लीडर को हरा पाएंगे। तब उसकी सिस्टम उसे जवाब देती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी डिसाइपल को अपने सेक्ट में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर तुमने उसे वहाँ पर ज्वाइन कर लिया तो इसके बदले मैं तुम्हें ब्लैक ड्रैगन की पावर दे दूंगी, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि तुम उसका छोटी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड के अंदर इस लीडर की यहाँ पर जान ले सकते हो। ये सुनकर तो बाईचंद भी घबरा जाता है कि इस सिस्टम को तो हमेशा डिसाइपल ही चाहिए होते हैं, अब मैं इस मुसीबत के टाइम पर कहाँ से डिसाइपल को ढूंढ पाऊंगा। तब उसे वहाँ पर लिंजी ही दिखाई देती है, जिससे देखकर उसे पता चलता है कि अरे लिंजी के पास तो काफी ज्यादा पावर है और वो उसके सेक्ट में शामिल होने के लिए बिल्कुल लायक है। इसलिए वो लिंजी से पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ पर ये बता सकती हो कि क्या तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहती हो? मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हर खतरों से, बस इसके लिए तुम्हें मेरे सेक्ट को शामिल करना होगा और उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। ये सुनकर तो लिंजी सीधा सीधा बाईचंद को वहाँ पर मना कर देती कि नहीं, मुझे तुम्हारे सेक्ट में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होना। जो सुनकर तो बाईचंद भी हैरान रह जाता है। वो उससे पूछता है आखिर तुम मेरे सेक्ट में क्यों ज्वाइन होना नहीं चाहती हो? तब लिंजी उससे बताती है कुछ टाइम पहले कुछ बदमाश लोगों ने मेरे पेरेंट्स की जान ले ली थी, उन्होंने मेरे फादर को बहुत बुरी तरीके से मार डाला था, इसलिए मैं किसी ऐसे पावरफुल इंसान की तलाश में हूँ जो मेरे पेरेंट्स का बदला ले सकता है। तब ये सुनकर बाईचंद उससे कहता है मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें हर खतरों से बचाने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे पेरेंट्स का बदला भी लूंगा। लेकिन तब लिंजी उससे कहती है मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूँ, अगर तुम्हारे पास पावर होती तो तुम उस लीडर से डर के मारे नहीं भाग रहे होते, लेकिन देखो तुमने तो अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर दिया था, तुम्हारे डिसाइपल वहां पर नहीं आते तो तुम्हारी जान चली गई होती। ये देखकर तो बेचारा बाईचंद भी शर्मा जाता है, उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर कितना नालायक किस्म का इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई पावर नहीं। लेकिन तब भी वो वहाँ पर लिंजी को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम बस मेरे सेक्ट में शामिल हो जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हारे पेरेंट्स का बदला लेने के लिए और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर लिंजी को वहाँ पर बाईचंद के ऊपर भरोसा हो जाता है और वो उसके साथ उसके सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे
जैसे वो वहाँ पर उसके सेट में जॉइन होती है, बायचन की सिस्टम उसे ब्लैक ड्रैगन की पावर दे देती है, जिस पावर को हासिल करके वहाँ पर बायचन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो वहाँ पर सीधा उस लीडर के पास आ गया होता है ताकि वो यहाँ पर उसकी जान ले सके। और जैसे वो एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डिसेबल को मारने वाला होता है, इससे पहले ही बायचन ने वहाँ पर अपनी ब्लैक ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा ये अटैक जैसे उस लीडर के ऊपर किया होता है, वो लीडर की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पर मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले उसने बायचन से ये कहा था कि देख लेना, मेरा घोस्ट सेक अभी तक के खत्म नहीं हुआ, मेरे से जो ज्यादा पावरफुल है घोस्ट सेक के लोग वो तुम्हारे पास आकर जरूर तुमसे बदला लेंगे, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे सेक से पंगा लेने का आखिर अंजाम क्या होता है। जिसके बाद वो भी वहाँ पर राख में बदल कर गायब हो जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो हमने यहाँ पर घोस्ट सेक का खात्मा कर ही दिया, हमने दुनिया से बुराई का खात्मा कर दिया है। साथ ही लूली तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि आज आखिरकार उसने पूरी तरह से अपने पेरेंट्स का बदला ले लिया। लेकिन तब वहाँ पर बायचन आता है जो सभी से कह रहा होता है, माना कि तुमने यहाँ पर उस एल्डर की जान ले ली है, लेकिन जब तुम्हें पता था कि वो एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है तब भी तुम्हें इतने खतरनाक अटैक उसके ऊपर करने की क्या ही जरूरत थी। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें अपनी इतनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना है कि तुम्हारी वहाँ पर जान चली जाए। तुमने यहाँ पर अपने मास्टर की बात नहीं मानी है, इसलिए इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर ही रहेगी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचन और बाकी सारे लोग घोस्ट सेट में आ गए होते हैं, जहां आने के बाद उन सभी की फाइट घोस्ट सेट के साथ हो जाती है और ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। दोनों तरफ से लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बायचन और उसके डिसेबल ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो बड़ी ही आसानी के साथ घोस्ट सेट के लोगों का वहाँ पर सफाया करते जाते हैं। इस वजह से देखते ही देखते पूरा का पूरा घोस्ट सेट कुछ ही टाइम के अंदर खत्म हो जाता है, जिस चीज से उनकी खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार उन्होंने घोस्ट सेट को खत्म कर दिया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायचन सारे के सारे डिसेबल से कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़ाई के दौरान अपनी जान पर भी ध्यान देना, तुमने आखिरकार घोस्ट सेक के एल्डर के साथ फाइट क्यों की, जबकि तुम्हें पता था कि उससे फाइट करने की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तब भी तुमने यहाँ पर मेरा ऑर्डर नहीं माना और ऑर्डर ना मानने की वजह से तुम्हें पनिशमेंट दी जाती है। और वो पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें 3 दिनों तक के सूत्रा पवेलियन के अंदर जाकर वहाँ की 2 टेक्निक को कल्टीवेट करना है। ये सुनकर तो सारे के सारे डिसेबल एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे भाई ये तो कितनी अच्छी पनिशमेंट है, इससे तो हमारी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाएगी। इसलिए वो सारे के सारे लोग सूत्रा पवेलियन के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि बायचन ने यहाँ पर घोस्ट सेक को खत्म करने का टास्क पूरा कर लिया था। इस वजह से सूत्रा पवेलियन का जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहाँ पर जितनी भी टेक्निक रखी हुई है वो सारी की सारी टेक्निक वाली किताबों में अब वो टेक्निक दिखाई देने जाने लगेगी और अब जाकर कोई भी उस टेक्निक को वहाँ पर पढ़ सकता है। इसलिए सारे के सारे लोग वहाँ से अपने सेट की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उस टेक्निक को कल्टीवेट करना सीख सके। साथ ही बादशाह उन लोगों को वहाँ पर लिंजी से भी मिलाता है, जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं कि अरे छोटी बच्ची भी हमारे साथ रहेगी, मास्टर ने तो कितनी प्यारी छोटी बच्ची को हमारे सेट में शामिल कर लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसके साथ खूब मस्ती करेंगे। इधर हम 20 सेट को देखते हैं जो वहाँ पर घोस्ट सेट के पास आए होते हैं, जहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी जिंदा नहीं है, सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये देखकर 20 सेट के एल्डर का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता गुस्से का। वो अपने साथियों से कह रहा होता है, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम घोस्ट सेट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करें, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए इस मामले की अच्छे से जांच करो। मुझे उस इंसान का पता चाहिए जिसने भी घोस्ट सेट को खत्म किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके सारे के सारे लोगों को मार डालूंगा, जिसपे उसके साथी भी मान जाते हैं। इधर हम बायचन और बाकियों को देखते हैं जो नाव पर सवार होते हुए अपने सेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में ली जुआन बायचन से कह रहा होता है, मास्टर हमने तो यहाँ पर काफी सारे लोगों को मार कर उनका स्टोरेज बैग ले लिया है, जिसके अंदर से हमें कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन मिल चुके हैं, जिस वजह से बायचन भी वहाँ पर खुश होता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ स्पिरिचुअल स्टोन तो मिले, हो सकता है ये मेरे आगे चलकर काम आए। लेकिन तभी उसकी सिस्टम उससे बोलती है, तुम्हारे पास इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन हो चुके हैं कि वो स्पिरिचुअल वेन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए अब मैं सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन को स्पिरिचुअल वेन में कन्वर्ट कर दूंगी। जिसके बाद वहाँ पर सभी स्पिरिचुअल स्टोन को कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। ये देखकर तो बेचारा बायचन परेशान हो जाता है, वो उससे कह रहा होता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, स्पिरिचुअल वेन तो ऐसे इंसान को काम आते हैं जिसके पास पहले से कल्टीवेशन पावर हो, लेकिन मेरे पास तो कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं थी, जब तक ये स्पिरिचुअल स्टोन रहते तब तक ये मेरे काम के भी थे, लेकिन तुमने तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। साथ ही ये देखकर तो बाकी डिसाइबल भी हैरान थे कि बायचन ने तो आसानी के साथ अपने सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन को सैक्रिफाइस कर दिया। हमारे मास्टर के जैसा बड़ा दिल तो किसी का भी नहीं हो सकता है, हमारे मास्टर की इतनी सारी खास बातों की वजह से तो हम उनके साथ रहते हैं। जिसके बाद बादशाह और बाकी सारे लोग सूत्रा पवेलियन के अंदर आ गए होते हैं। वहां आने के बाद फर्स्ट फ्लोर की सारी किताबों में उनकी टेक्निक तो दिखाई दे रही थी, लेकिन ये देखकर बादशाह बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, यहाँ पर टेक्निक तो दिखाई दे रही है लेकिन मुझे को तो कुछ
समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसे कल्टीवेट कैसे करूँ। इसलिए वो सारी की सारी किताबों को उठा उठा कर पट के जा रहा होता है कि ये किसी भी काम के मेरे नहीं है, न जाने मेरे पास कब कल्टीवेशन पावर आएगी। इससे अच्छा तो मैं इसे भंगार में बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। तब ये सुनकर उसके सिस्टम वहाँ पर आकर बाईचंद से कह रही होती है, मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर इन टेक्निक वाली किताबों के साथ कुछ गलत हरकत करने चाहते हो और ऐसे भंगार में बेचने वाले हो, पर अगर तुमने ऐसा किया तो इसके बदले जो तुम्हें सजा मिलेगी उसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो सुनकर तो बाईचंद भी वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है और सारी किताबों को वहाँ पर पटकते हुए उससे कहता है, भाड़ में जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो वहाँ से सोने चले जाता है। लेकिन जैसे वो सोता है उसकी नींद खराब करने के लिए वहाँ पर लिंजी आ जाती है, जो उसे उठाते हुए कहती है, मास्टर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। बाईचंद उससे कह रहा होता है, अरे रात काफी ज्यादा हो गई है, तुम्हें सोना नहीं है क्या, और तुम यहाँ पर किस सवाल को लेकर आई हो, जरा बताओ, अगर मुझे जवाब पता हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तब लिंजी वहाँ पर एक कल्टीवेशन वाली बुक निकालती है और उसमें कहती है, मुझे एक चीज के बारे में समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसे किस तरह से कल्टीवेट करते हैं, तो क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि इस लाइन में जो चीज लिखी है इसका असल में मतलब क्या होता है। अगर मुझे मतलब मालूम पड़ गया तो मैं उस हिसाब से कल्टीवेशन कर लूंगी। जो सुनकर तो बाईचंद की वहाँ पर एकदम हालत खराब हो जाती है। वो खुद में कह रहा होता है, अरे ये कौन सी मुसीबत हो गई, एक तो मैं खुद जमाने से अपना कल्टीवेशन नहीं सीख पा रहा हूँ, ऊपर से ये लिंजी आकर मुझसे सवाल पूछ रही है, अब मैं क्या ही जवाब दूंगा। लेकिन तभी वो मामले को संभालते हुए लिंजी से कहता है, देखो ये टेक्निक जो है वो बड़े लोगों की सीखने के लिए, तुम छोटी बच्ची हो, तुम जाओ कोई दूसरी टेक्निक सीखो, तुम्हारे तो ये किसी काम की नहीं होने वाली है। लेकिन लिंजी तो वहाँ पर कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बाईचंद से कह रही होती है, मास्टर आपको मुझे बताना ही होगा। तब बाईचंद उससे कहता है, देखो कितनी मोटी किताब है, तुमने क्या बाकी तरह के इसमें जो टेक्निक लिखी हुई है उन सभी को समझ लिया क्या, सिर्फ यही बाकी है, अगर दूसरा बाकी है तो उसे पहले पढ़ लो ना। लेकिन लिंजी उससे कहती है, मास्टर मैंने पूरी किताब को पढ़ ली है, बस आगे का लास्ट वाला छोटा सा चैप्टर ही बचा हुआ है, आप इसे बता दो, ये पूरी की पूरी किताब उसके बाद मेरी कंप्लीट हो जाएगी। जो सुनकर तो बेचारे बाईचंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये बच्ची मुझसे कल्टीवेशन करने में आगे निकल गई, न जाने कौन सी मुसीबत के टाइम में पैदा हो गया था, कोई तो आकर मुझे ऊपर ही उठा लो, ऐसे छोटे बच्चों के सामने बेइज्जत होने से तो वो अच्छा ही होगा। लेकिन तब वहाँ पर बाईचंद की और ज्यादा बेइज्जती करने के लिए लिंजी उससे कहती है, सिर्फ यही किताब नहीं, देखो यहाँ पर 4 और किताबें रखी है, मैंने चारों के चारों किताबों को अच्छे से पढ़कर समझ लिया है और उनकी कल्टीवेशन भी मुझे मालूम पड़ चुकी है। ये सुनकर तो बाईचंद सीधा का सीधा वहाँ पर बेहोश हो जाता है कि ये लिंजी तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका निकली। जिसके बाद बाईचंद लिंजी से कह रहा होता है, तुम जानती हो कि कल्टीवेशन करने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, फोकस करना, तुम फोकस करते जाओ तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ते जाएगी, और ऐसे छोटे मोटे सवाल के लिए तुम्हें मास्टर के पास आने की कोई जरूरत नहीं है, अपने से सीख जाना ये सारी चीजें। अगर तुम ऐसे छोटे छोटे मैटर के लिए मास्टर के पास आओगी तो इससे वो भी परेशान होंगे और तुम्हारा फोकस भी खत्म हो जाएगा। बेचारे बादशाह ने यहाँ पर जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की होती है, इसलिए अब लिंजी वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से बेचारे बादशाह की यहाँ पर घनी बेइज्जती होने से तो बच गए। तब बादशाह खुद में कह रहा होता, अगर मुझे पता होता कि सूत्रा पवेलियन की सारी टेक्निक भी मैं सीख नहीं पाऊंगा तो आखिर क्या मैं अचार डालने के लिए इसे लेता, ये तो यहाँ पर मेरी ही बेइज्जती का कारण बनने वाला है। तभी उसकी सिस्टम उसे एक खुशखबरी देते हुए कहती है कि मैंने आसपास किसी मास्टर को डिटेक्ट किया है, तुम उसके पास जाओ और उसे इस सेक्ट में शामिल होने के लिए कहा, वो एक एल्डर की तरह इस सेक्ट में रहेंगे। ये सुनकर तो बादशाह की खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता कि चलो यहाँ पर कोई मास्टर तो आ रहे हैं, उनकी मदद से मैं खुद की कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है वो मेरी मदद कर दे मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए। ये तो मेरे लिए कमाल की बात हो गई। उसके बाद देखता हूँ कि किसके अंदर दम है मेरी यहाँ पर आकर बेइज्जती करने की। मैं इतनी खुद की कल्टीवेशन पावर बढ़ा लूंगा कि दुनिया के सारे लोग मेरे सामने आकर झुक जाएंगे। जिसके बाद वो मास्टर के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उसी मास्टर जो रास्ता भटकते हुए बादशाह के सेक्ट के पास आ गया होता है, जहाँ उसे आसपास एक स्पिरिचुअल वेन लगी हुई दिखाई देती है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि आखिर मैं इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, ये किस तरह की प्रोटेक्शन शील्ड है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड खत्म होने लगती है, जिससे बादशाह ने वहाँ पर खत्म किया था। इसलिए अब वो मास्टर उसके अंदर चले जाता है। वहाँ पर उसे काफी सारे डिसाइपल दिखाई देते हैं। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि ये सेक्ट तो कितना छोटा सा है, लेकिन देखो यहाँ पर कितने सारे डिसाइपल हैं। मुझे तो लगता है कि इस सेक्ट के अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होगी, इसलिए मेरा सबसे बेस्ट चांस यही रहेगा कि मैं यहाँ पर आकर एज अ मास्टर ज्वाइन कर लूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, जिसके बाद मैं अपने आगे की जिंदगी आसानी के साथ गुजार सकता हूँ। तो वहीं सारे के सारे डिसाइपल बादशाह से पूछ रहे होते हैं, मास्टर हमें कुछ सवाल पूछना है आपसे, क्या आप हमारे सवाल का जवाब देंगे। जो सुनकर तो बेचारा बादशाह काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन ये सारी चीजें देखकर दूर खड़ा वो मास्टर कह रहा होता है, देखो इस सेक्ट का जो मास्टर है वो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, ये जरूर इस सेक्ट का लीडर होगा, इसकी पर्सनैलिटी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो वहीं बादशाह सारे डिसाइपल से कह रहा होता है, आप सभी एक एक करके सवाल पूछो, मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इससे सारे के सारे लोग एक एक करते हुए वहाँ पर बादशाह से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। वो सारे के सारे सवाल उसी कल्टीवेशन वाली बुक के हिसाब से ही थे। और जैसे वहाँ पर एक डिसाइपल को सवाल पूछता है, ये सुनकर तो मास्टर भी हैरान रह जाता है कि अरे ये डिसाइपल इतनी कम उम्र में इतनी खतरनाक टेक्निक वाले सवाल यहाँ पर आकर इस बादशाह से पूछ रहे हैं, क्या सच में इनकी कल्टीवेशन पावर इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तो कमाल की बात है, ये सारा का सारा कमाल इस बादशाह ने ही किया होगा, इसके बगैर थोड़ी ये कमाल हो सकता है। तो वहीं बादशाह जैसे जैसे सारे लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, उसका जवाब तो अपने मन से जो भी समझ में आ रहा होगा उसे वो दे रहा होता है। कोई सवाल कुछ भी क्यों ना पूछ ले, वो सभी को जवाब अपने मन
उसे कुछ भी दिए जा रहा था। ये सारी चीजें सुनकर तो मास्टर भी हैरान रह जाते कि अरे ये तो यहाँ पर सारे के सारे गलत जवाब दे रहा है, इसे जो भी पूछा जा रहा है वो तो उसका अपने मन से जवाब बनाते हुए देते जा रहा है। या फिर हो सकता है कि इस मास्टर को यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा चीजें मालूम होगी और जो इसका असली मतलब है उसी को घुमा फिरा के ये बाचन मास्टर यहाँ पर सारे डिसेबल को बता रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे बाचन वहाँ पर और डिसेबल को अलग अलग जवाब दिए जा रहा होता है, ये सुनकर वो मास्टर पगला सा जाता है कि ये सच में तो ऐसे अजीब तरह के डीप मीनिंग नहीं हो सकते। मुझे तो लगता है कि ये बाचन यहाँ पर गंवार आदमी है, इसे कुछ नहीं आता, ये तो खाली यहाँ पर बातें घुमाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद बाचन सभी लोगों से कहता है बस बस बहुत हो गया, आप लोग अपना जाकर कल्टीवेशन सीख सकते हो, जो भी सवाल होंगे उसके जवाब मैं कल दूंगा। हाओतियान अब बाचन से पूछना शुरू कर देता है, अरे मैं इस सवाल का जवाब लिए बगैर कैसे जा सकता हूँ, इसके बगैर तो अपनी कल्टीवेशन पावर कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो यहीं पर अटक चुका हूँ, आपको मुझे इसके बारे में समझाना होगा। बाचन यहाँ पर काफी कोशिश कर रहा होता है कि वो उसे भी यहाँ से भगा सके, लेकिन हाओतियान तो वहाँ से भागने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे भी कैसे भी करके वो चीजें समझनी ही थी। लेकिन बाचन वहाँ पर एक स्पेशल सर्कल बना देता है, उससे हाओतियान के सामने रखते हुए कहता है इसके अंदर खड़े हो जाओ, यहाँ पर रहकर अपनी कल्टीवेशन पावर सीखते जाओ, जब तक तुम यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मेशन बनाने के लायक नहीं बन जाते तब तक इसके अंदर से बाहर मत निकल कर आना। अगर तुमने उसे बनाना सीख लिया तब जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर इसका मतलब क्या था। ये सारी चीजें देखकर वो मास्टर कह रहा होता है यहाँ के डिसेबल तो कितने अच्छे हैं, लेकिन ये मास्टर तो मुझे एकदम गंवार आदमी दिखाई दे रहा है, ये सभी डिसेबल का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्या मेरा यहाँ पर रहना सही भी होगा। जिसके बाद शियाओ वहाँ पर बाचन से पूछ रही होती है क्या आप बता सकते हैं कि इस किताब में जो लिखा हुआ है 4 पावरफुल बीइंग के बारे में तो वो क्या होती है। तब बाचन उससे ही कह रहा होता है तुम थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करो, पावरफुल बीइंग क्या हो सकती है। तब थोड़ा ध्यान लगाने के बाद वहाँ पर शियाओ को समझ में आ जाता है कि एंशिएंट इमॉर्टल वगैरह की बात हो रही है, यहाँ पर जिस तरह से वो लोग कल्टीवेशन किया करते थे उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सुनकर वो मास्टर कहता है चलो यहाँ के डिसेबल अच्छे हैं, वो खुद ब खुद ही सारी चीजें समझ जाते हैं। यहाँ पर तो शियाओ ने आसानी के साथ उस चीज को समझ बिना बाचन की मदद के, लेकिन तब बाचन बात को घुमाते हुए कहता है अरे तुमने यहाँ का गलत मतलब निकाला, 4 पावरफुल बीइंग का मतलब होता है काला पीला हरा नीला ड्रैगन, इसका मतलब यही होता है, इसी हिसाब से जाकर अपनी कल्टीवेशन करो, इससे तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जो सुनकर वो मास्टर खुद में कह रहा होता है धत यार ये कितना घटिया मास्टर है, इसे अकल नहीं है कि या फिर यहाँ पे मैं ही खड़ा खड़ा पागल हो गया हूँ। और अब यहाँ पर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाचन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि सारे लोगों को बाचन की सच्चाई बता सके कि ये सारे लोगों को गलत चीजें बता रहा है। तभी वहाँ पर 20 सेट के कुछ लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर बाचन का पीछा करते हुए आ चुके थे। वहाँ पर आने के बाद वो बाचन से कह रहे होते हैं तो तुम ही हो ना वो जिसने अपने डिसेबल के साथ घोस्ट सेक के ऊपर हमला करने की कोशिश की और वहाँ के सारे लोगों की जान ले ली है, अब तो तुम लोगों का यहाँ पर मरना ही होगा, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे सेट को भी खत्म करने के लिए हैं, तुम्हारे सेट का भी वही अंजाम होगा जो कि घोस्ट सेक का हुआ था। ये सुनकर बाचन उन सभी से कह रहा होता है देखता हूँ मैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या ही उखाड़ लेते हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ किसी को हाथ लगा कर दिखाओ। जिसके बाद अपनी सिस्टम से कहता है सिस्टम अंदर से कुछ कमाल की चीज निकालो ताकि मैं इन सभी को यहाँ पर सबक सिखा सकूं। लेकिन उसकी सिस्टम उससे कहती है तुम्हारा इन्वेंट्री तो पूरी तरह से खाली है, मैं तुम्हें क्या निकाल के दूं। जो सुनकर तो बेचारा बाचन फिर से परेशान हो जाता है कि यहाँ पर तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं इन लोगों को सबक कैसे सिखाऊंगा। लेकिन तब हाओतियान उन लोगों को वहाँ पर रोकते हुए कहता है तुम लोगों को पता है कि हमारे मास्टर के पास जो ये स्पिरिचुअल पूल है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन रहता है, वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम लोग तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो सारी की सारी चीजें हमारे मास्टर की, सभी को हमारे मास्टर ही कंट्रोल करते हैं, वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर जा ही नहीं सकते। जो सुनकर तो बाचन भी परेशान हो जाते कि अरे यहाँ पर इसने ऐसी कौन सी गड़बड़ी कर दी, इन लोगों को तो पता चल चुका कि अब स्पिरिचुअल पूल के अंदर मेरा ड्रैगन रहता है, अब तो ये स्पिरिचुअल पूल से साइड होकर यहाँ पर आ जाएंगे। होता भी ऐसा ही है, वो सारे के सारे बदमाश ब्रिज के सहारे स्पिरिचुअल पूल को पार कर लेते हैं और वहां से पार करने के बाद वो बाचन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो ड्रैगन तो अब उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था क्योंकि वो तो स्पिरिचुअल पूल के अंदर गए ही नहीं। इसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए बाचन और उसके डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ आप देखते ही देखते दोनों तरफ से काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो लोग तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉर्मेशन को सभी डिसेबल की तरफ भेज देते। बाचन वहाँ पर अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर तो उन सभी की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद बाचन सभी से कहता है तुम लोग तो यहाँ पर एकदम ज्यादा कमजोर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने कमजोर होने के बाद हमारे पास आने की। ये देखकर तो मास्टर भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो कहता है शायद मैंने बाचन को गलत समझा, ये बाचन तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है जिस चीज की मैं तलाश में था मुझे वो मिल गया। अब तो मैं कैसे भी करके इस सेट को यहाँ पर ज्वाइन करके ही रहूंगा। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा होता है उसका पत्थर पैर से टकरा जाता है, जिस वजह से सीधा बाचन के ऊपर ही गिरने वाला था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि घोस्ट सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। इस वजह से घोस्ट सेक्ट के जो साथी होते हैं, जो सभी अलग अलग सेक्ट से आते हैं, वो लोग वहां पर आकर जमा हो गए होते हैं ताकि जिसने भी घोस्ट सेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश की है उसे सबक सिखा सके। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहां से बाचन के सेट के पास ही आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि घोस्ट सेक्ट को बर्बाद करने के पीछे इन लोगों का ही हाथ है। लेकिन वो लोग वहां पर कुछ कर पाते इससे पहले बाचन ने अपने सिस्टम की पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक उन सभी के ऊपर कर दिया था कि वो सारे के सारे
लोग बस 1 सेकंड के अंदर ही मारे जाते हैं, जिस वजह से बाइचेन का सेट पूरी तरह से बच जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाइचेन सभी लोगों से कह रहा होता है, अगर लड़ाई करने आती नहीं तो मेरे सामने मत आया करो, वरना तुम लोगों का ऐसा ही हाल होगा। तभी वहाँ पर वो मास्टर भी आने लगता है, जो ये सारी चीजें देखकर एकदम ज्यादा हैरान था। वो खुद में कह रहा होता है, लगता है जिस जगह की तलाश में मैं था वो जगह मुझे मिल चुकी है, मैं यहाँ पर आकर तो इस सेट को ज्वाइन करके ही रहूंगा। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो बाइचेन के सामने ही आकर गिरता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे ये कौन है, और डायरेक्ट आते हुए बाइचेन के चरणों में आकर गिर गया। कहीं हमारे मास्टर का भक्त तो नहीं, हमारे मास्टर तो है ही ऐसे। साथ ही बाइचेन की जो सिस्टम होती है उसे कह रही होती है, तुमने यहाँ पर बदमाशों से अपने सेट को बचा लिया, इस वजह से तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया जाता है, और ये रिवॉर्ड ये होगा कि तुम्हें एक स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन मिलेगा। एक बार अगर तुम उसके अंदर चले जाओ तो वहां जाने के बाद तुम्हें बहुत ही सारे स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाई देंगे, जिन्हें तुम एक पेट की तरह अपने पास रख सकते हो, जो आगे चलकर तुम्हारी मदद करेंगे। जो सुनकर तो बाइचेन भी खुश हो जाता है कि चलो उसे एक अच्छा रिवॉर्ड मिला। तो वहीं वो मास्टर जिसका नाम वान फू था, वो वहाँ पर बाइचेन से कह रहा होता है, मैं यहाँ पर सारे लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ, मुझसे जो हो सकेगा मैं यहाँ पर मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी डर लग रहा होता है कि कहीं बाइचेन उसे यहाँ पर एक मास्टर की बजाय एक डिसाइबल की तरह ही ना अपॉइंट कर ले। ऐसा हुआ तो उसे अपने से छोटे उम्र के बच्चों के साथ डिसाइबल बन के इस सेट में रहना पड़ेगा। लेकिन तब भी वो यहाँ पर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि अगर यहाँ पर बाइचेन मुझे डिसाइबल की तरह ही रखना चाहे तब भी मैं यहाँ पर ज्वाइन होऊंगा, क्योंकि बाइचेन जैसा पावरफुल बंदा मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वो तो सच में एक जीनियस है, जीनियस। लेकिन तब बाइचेन उसे वहाँ पर कहता है, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक एल्डर बना देता हूँ, आज से मैं इस सेट का हेड मास्टर रहूंगा और आप मास्टर रहेंगे। आप सारी की सारी चीजें यहाँ के सभी डिसाइबल को सिखाएंगे, और अगर आपको कुछ चीज में डाउट लगता है तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे बहुत सारे काम रहते हैं और हर टाइम तो मैं अपने डिसाइबल के छोटे मोटे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए इस काम के लिए मैंने आपको यहाँ पर अपॉइंट कर लिया है। आगे से जिस भी डिसाइपल को कल्टीवेशन करने के दौरान थोड़ी भी परेशानी होगी, आप उसकी मदद करना, उससे कल्टीवेशन पूरा करने में भी मदद कर देना। जो सुनकर तो सारे लोग एकदम हैरान और खुश हो जाते कि चलो उन्हें वहाँ पर एक मास्टर तो मिला, वो अब अपने बाइचेन मास्टर को ना परेशान करते हुए इसी मास्टर को परेशान करेंगे, ताकि वो उनकी कल्टीवेशन के दौरान हर टाइम मदद करते रहें। साथ ही वान फू को यहाँ पर ज्वाइन करने की वजह से बाइचेन की सिस्टम उससे कहती है, तुमने यहाँ पर एक मास्टर को अपॉइंट कर लिया, जैसे कि मैंने तुम्हें एक मिशन दिया था, और इस मिशन को पूरा करने के बदले तुम्हें एक स्पिरिचुअल ग्रास दी जाती है, जिसका इस्तेमाल तुम कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद कर सकते हो किसी की भी। जिसके बाद वान फू बाइचेन से कह रहा होता है, मैं तो अभी काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरी जितनी भी लाइफ बची है मैं पूरी की पूरी लाइफ आपको समर्पित करता हूँ, मैं अपने आखिरी दम तक के यहीं पर रहूंगा और यहाँ के सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। जिस पर बाइचेन कहता है, अब से आप यहाँ के मास्टर बन चुके हैं और आपके पास थोड़ी सी लाइफ रहे, मैं इस चीज पे विश्वास नहीं रखता, मैं अभी यहाँ पर आपको हजारों सालों की लाइफ दे देता हूँ। जिसके बाद उसने उस स्पिरिचुअल ग्रास का इस्तेमाल करते हुए जो उसकी सिस्टम ने अभी उसे दिया था, वान फू की पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। और अब यहाँ पर बूढ़े होने के बाद जहाँ उसकी थोड़ी सी लाइफ बची हुई थी, अब वान फू के बाद कम से कम 1000 साल की और लाइफ आ गई होती है, वो 1000 साल तक के जिंदा रहेगा यहाँ, बिल्कुल जैसे कि मॉडल की तरह। ये देखकर तो उसे यकीन ही नहीं होता कि आखिर यहाँ पर बादशाह ने इतनी आसानी से उसे इतने सालों की लाइफ कैसे दे दी। ये तो बिल्कुल कमाल की बात है, मेरे अंदर के सारे मेरिडियन पूरी तरह से अनलॉक हो चुके हैं, जो कि एक 18-20 साल के लड़के के अंदर होते हैं जो नया नया कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है। मेरी बॉडी के अंदर भी इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है, ये देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर बादशाह वान फू से कह रहा होता है, एल्डर क्या आप मुझे छोटी सी चीज सिखाने में मदद करेंगे, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने के बारे में ही वान फू से पूछ रहा होता है, ताकि वान फू से किस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है वो सिखा सके। लेकिन वान फू से कह रहा होता है, अरे हेड मास्टर, आप यहाँ पर मुझसे इतनी छोटी मोटी चीजें पूछकर मुझे ही शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी छोटी मोटी चीजें बताकर मैं क्या ही करूंगा, इसलिए आप मुझे यहाँ पर ज्यादा शर्मिंदा ना करें, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो देखकर तो बेचारा बादशाह वापस से परेशान हो जाता है कि यार मैंने इतनी मुश्किल से तो यहाँ पर इस एल्डर को ज्वाइन किया था, लेकिन ये भी मेरी मदद नहीं कर रहा कल्टीवेशन करने में। दूसरी तरफ हम एक सेट का सीन देखते हैं, जहाँ के आसमान पे एक पोर्टल बन रहा होता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावर निकल रही थी। ये देखकर वहाँ पर खड़े लोग कह रहे होते हैं, लगता है यहाँ पर एलियन आ रहे हैं, ये दुनिया बर्बाद होने वाली है, हम सब अब यहाँ से एलियन के गुलाम हो जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी भी खड़ा होता है, जिसके पास डेस्टिनी कंपास था। वो उसका इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कौन आ रहा है, जिस वजह से उससे पता चलता है कि यहाँ पर तो तियान्यून सीक्रेट रेल्म अपीयर होने वाला है। ये जानकर तो सारे के सारे एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि तियान्यून सीक्रेट
सीक्रेट रेल्म वो तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है, वहाँ पर जाने का मौका तो किसी को भी जल्दी नहीं मिलता। दूसरी तरफ वान फू बाइचेन के पास आकर उसे बता रहा होता है कि मैंने खबर सुनी है तियानुल सीक्रेट रेल्म अपीयर होने वाला है, अगर एक बार कोई वहाँ पर चला जाए तो उसे वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर मिल सकते हैं। वहाँ पर काफी सारी स्पिरिचुअल चीजों को रखा गया है जो कि आगे चलकर किसी भी डिसाइपल की कल्टीवेशन करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जाने के पहले हमें एक कंपटीशन लड़ना होगा, जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे ही वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। वहाँ पर से 500 लोग जा सकते हैं, इसलिए हमारे भी डिसाइपल को वहाँ पर भेजना चाहिए ताकि हम भी वहाँ पर जाकर कुछ स्पिरिचुअल चीजें हासिल कर सके, जिसके बाद तो वो चीजें हमारे सेट में आ जाएगी और इस वजह से हमारा सेट पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये सुनकर बाइचेन वानफू को अपने पास बुलाते हुए कहता है, क्या तुम्हें दिख रहा है कि मेरे हाथ में क्या है? जिसे देखकर वानफू कहता है, ये तो एक छोटा सा कछुए का बच्चा है। लेकिन बाइचेन उससे कह रहा होता है, अपनी आंखें खोलो और घूर के देखो इसे कि क्या है ये। तब वानफू जैसे उसे घूर के देखता है उससे पता चलता है कि ये तो एक स्पिरिचुअल टर्टल है जिसका फेस ड्रैगन का है और बाकी पूरी की पूरी बॉडी टर्टल की है। वो बाइचेन से कह रहा होता है, आखिर इतना पावरफुल और मिथिकल बीस्ट यहाँ पर कैसे आ सकता है? ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा, मुझे तो नहीं लगता कि ये वही पावरफुल मिथिकल बीस्ट होगा। जिस पर बाइचेन कहता है, तुम्हें छोटा दिखाई दे रहा है ना, रुको अभी बताता हूँ कि आखिर ये कितना बड़ा है। जिसके बाद वो उस टर्टल को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डाल देता है और जैसे ही वहाँ पर वानफू को लेकर आता है, वानफू को वहाँ पर वो टर्टल इतना बड़ा पावरफुल दिखाई देता है कि जिसकी तो कोई हद ही नहीं थी। ये देखकर तो वानफू भी हैरान रह जाते हैं कि अब तो उसे यकीन हो चुका था ये वही पावरफुल मिथिकल बीस्ट है। जिसके बाद वो बाइचेन से कह रहा होता है, लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गलत फहमी हो गई कि हमारे सेट में पावरफुल चीजें नहीं है, लेकिन इस पावरफुल मिथिकल बीस्ट को देखकर तो मुझे यकीन हो चुका है कि हमारे सेट के पास बहुत सारी खास चीजें हैं, हमें और किसी भी तरह की खास चीजों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जिस पर बाइचेन उससे कह रहा होता है, तुम तो कह रहे थे ना कि हमारे सेट को कोई खास चीजों की जरूरत है, इसलिए हमें उस कंपटीशन में जाकर लड़ना चाहिए। लेकिन वानफू कहता है, नहीं नहीं हेडमास्टर, मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं, आप आराम से यहाँ पर बैठिए और आपको जो करना है वो करिए। जिसके जाने के बाद बाइचेन सोच रहा होता है कि उस कंपटीशन में तो मैं नहीं जाने वाला, वहाँ पर न जाने कितने सारे लोग आएंगे और वहाँ पर अगर मुझे किसी से लड़ना पड़ गया तो सबके सामने मेरी सच्चाई आ जाएगी कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूँ, इसलिए मैं उस कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। जिसके बाद वो वहाँ पर एक गार्डन में आ जाता है ताकि यहाँ पर वो स्पिरिचुअल गार्डन को अपीयर कर सके, जो रिवॉर्ड उसे अभी उसकी सिस्टम ने दिया था, इसलिए उसकी सिस्टम वहाँ पर उस स्पिरिचुअल गार्डन वाला रिवॉर्ड बाहर निकाल देती है। तब बाइचेन को वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके अंदर जाने के बाद ही वो स्पिरिचुअल गार्डन में पहुंच जाएगा। वो अंदर जैसे ही जाता है उसे वो जगह काफी अजीब दिखाई देती है। उसकी सिस्टम उससे कह रही होती है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खास है, यहाँ पर आपको कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर और बीस्ट मिलेंगे जिन्हें आप एक पेट की तरह रख सकते हैं, आपको उन्हें बड़ा करना होगा, उसके बाद वो आपकी मदद करेंगे। तभी बाइचेन को सामने एक मुर्गा दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बिल्कुल हाथी के जैसा। ये देखकर तो बाइचेन भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर ये मुर्गे हाथी जैसे क्यों हो गए, जरूर इनकी मम्मी का हाथी के साथ कोई रिलेशनशिप होगा जिस वजह से ये मुर्गे हाथी के जैसे पैदा हो गए। वो उन्हें वहाँ पर जाकर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें तो वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था, इसलिए अब वहाँ पर सारे के सारे मुर्गे मिलकर बाइचेन को पीटना शुरू कर देते हैं कि आखिर उसने उनकी मम्मी के बारे में ऐसा बुरा भला क्यों कहा। बाइचेन वहाँ से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो मुर्गे तो उसे छोड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए बाइचेन अपनी सिस्टम से कह रहा होता है, मुझे यहाँ पर आकर बचा लो वरना तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। उसकी सिस्टम उससे कहती है, अगर तुम्हें यहाँ पर बचना है तो मैं सिर्फ एक शर्त पे तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें उस कॉम्पिटिशन में जाना होगा, उसे जीतना होगा, उसके बाद तियानुल सेट में जाकर वहाँ की पावरफुल और मिस्टीरियस चीजों को हासिल करना होगा जिस बारे में मास्टर वानफू कह रहा था, उसी के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। तब ना चाहते हुए बेचारे बाइचेन को वहाँ पर उसका ये मिशन मानना पड़ता है, इस वजह से उसकी सिस्टम उसे वहाँ पर उन मुर्गे के चंगुल से बचा लेती है। जिसके कुछ देर बाद बाइचेन अपने सेट में आकर बैठा होता है जहाँ उसका थोपड़े की बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि उन मुर्गों ने उसे बहुत ज्यादा पीटा था। वो अपनी सिस्टम से कह रहा होता है, तुम दुनिया की सबसे घटिया सिस्टम हो, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मुझे इतना खतरनाक वाला टास्क दे दिया, आखिर अब मैं वहाँ पर जाकर मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन कैसे लड़ सकता हूँ? मुझे तो मेरे डिसाइपल भी यकीन नहीं कि वो वहाँ पर जाकर उस कॉम्पिटिशन को लड़ भी पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए मैं ये मिशन को नहीं करने वाला, इस मिशन को खत्म कर दो। लेकिन तब वहाँ पर उसकी सिस्टम उससे कहती है, अगर तुम इस मिशन को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हारे डिसाइपल के सामने मैं वो वीडियो प्ले कर दूंगी जब मुर्गे तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। जिस पर बाइचेन कहता है, नहीं नहीं ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने डिसाइपल को समझाने के लिए कि हम उस कॉम्पिटिशन में जाने वाले हैं। जिसके बाद बाइचेन अपने सारे के सारे डिसाइपल को अपने सेट के अंदर बुलाता है जहाँ पर उसने अपने चारों की चारों तरफ धुआं फैला के रखा होता है, क्योंकि अगर सारे लोग उसका थोपड़ा देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे हमारा मास्टर किससे मार खा के आया है। जिसके बाद बाइचेन सारे लोगों से वहाँ पर कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि तियानुल सीक्रेट रेल्म क्या होता है? जिस पर सभी डिसाइपल कहते हैं, हाँ हमने इसके बारे में सुना है, वो बहुत ही ज्यादा खास जगह है, वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट आते हैं, मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन लड़ते हैं ताकि उन्हें तियानुल सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने का मौका मिले, ताकि वहाँ जाने के बाद वो काफी सारी कीमती चीजों को वहाँ पर से हासिल कर सके। ये एक डिसाइपल के लिए बहुत ही ज्यादा खास मौका होता है अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने का, इसलिए हर डिसाइपल का सपना होता है कि वो एक न एक बात तो तियानुल सीक्रेट रेल्म के अंदर जा ही सके। तब बाइचेन सारे लोगों से वहाँ पर कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि तुम लोगों को वहाँ पर भेजूं, लेकिन तुम लोग पहले
पहले अपने आप को तो देखो, तुम में से कितने लोगों ने तो अपने फाउंडेशन लेवल को भी अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया, तो कितनों ने अभी तक के प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर अपने दुश्मन को नहीं हराया है। तो आखिर मैं तुम लोगों को इतने खतरनाक कंपटीशन के अंदर कैसे भेज सकता हूँ? वो कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला है। जो सुनकर सारे डिसाइपल बाइचन से कह रहे होते हैं, मास्टर आप हमें बस कुछ दिनों का टाइम दे दें, उसके अंदर हम अपनी कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे, उसके बाद आपको यकीन दिला देंगे कि हम इतने लायक हो चुके हैं कि हम उस कंपटीशन में जा सके। बस इसके लिए हमें कुछ दिनों का टाइम चाहिए, हम जितने पावरफुल है उसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल होकर दिखाएंगे। ये सुनकर बाइचन उससे कह रहा होता है, जब तुम लोगों ने यहाँ पर मन बना ही लिया है तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए कुछ कुछ चीजें दे देता है, जिससे वो अपना ब्रेक थ्रू करने के टाइम मदद ले सकते हैं। साथ ही शियाओ वहाँ पर बाइचन से कह रही होती है कि आप मेरी मदद करेंगे ताकि मैं प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर अपने फादर को हरा सकूं। तब गलती से बाइचन जैसे उसे कल्टीवेशन करने वाली कुछ चीज देता है, इससे बदले उसके पास से उसका रुमाल ही वहाँ पर चला जाता है, जिसे शियाओ अपने पास रख लेती है किसी कल्टीवेशन करने वाली चीज को समझकर। इसलिए बाइचन अब सारे लोगों से कह रहा होता है, जाओ जल्दी से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट करो, मैं देखता हूँ कि तुम कितने टाइम पे अपना इंप्रूवमेंट करके दिखा सकते हो, मुझे जल्द से जल्द तुम लोगों का इंप्रूवमेंट चाहिए। इसलिए सारे के सारे डिसाइपल बाइचन से कहते हैं, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जिसके बाद रात को शियाओ जो होती है बाइचन का रुमाल देख रही होती है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रहते हैं कि आखिर यहाँ पर इस रुमाल के अंदर खून कैसे आया, कहीं हमारे मास्टर को कोई चोट तो नहीं लगी या फिर उनकी तबीयत तो नहीं खराब है, ऐसा तो नहीं कि उनका आखिरी टाइम नजदीक आ रहा है, तभी तो उनके मुंह से खून आ रहा हो। जो खून यहाँ पर इस रुमाल के अंदर लग गया है, इस चीज से सारे डिसाइपल काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और सभी लोग मन में ला लेते कि हम तो अब यहाँ पर अपने मास्टर के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर ये खून कैसे आया, हो सकता है हमसे बात करके उनका मन हल्का हो जाए। लेकिन तब वहाँ पर वान फू आता है जो सारे के सारे डिसाइपल को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, यहाँ पर हेड मास्टर अपनी इंजरी तुम लोगों को नहीं दिखाना चाहते तो तुम जबरदस्ती उनके पास क्यों जा रहे हो? तुम लोग वैसे भी अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो और एक पावरफुल इंसान अपनी इंजरी को कभी किसी कमजोर इंसान के सामने नहीं दिखाता। अगर तुम मास्टर के पास जाओगे तो इससे वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारा यहीं पे रुकना बेहतर है। तुम लोग खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लो कि तुम मास्टर के सामने खड़े हो सको, उसके बाद मास्टर खुद ही अपनी सारी की सारी परेशानियां तुम्हें बताएंगे ताकि तुम उन्हें सॉल्व भी कर सको। ये सुनकर तो सारे के सारे डिसाइपल की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। वो सभी लोग वहाँ पर ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेंगे कि हमारे मास्टर को हम पर गर्व होने लगेगा कि उनके डिसाइपल दुनिया के सबसे अच्छे डिसाइपल हैं, उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हम यहाँ पर अपनी पावर को 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ा लेंगे, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। इस पर सारे लोग मान जाते हैं। जिसके बाद शिया अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर आ जाती है जहाँ उसके सामने उसके फादर होते हैं। वो उससे कह रहे होते हैं, किस कमजोर इंसान का रुमाल तुम यहाँ पर लेकर आई हो, जिसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश करोगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि ये रुमाल तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तो शियाओ कह रही होती है, जबान संभाल के बात करो, तुम मेरे मास्टर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो। दूसरी तरफ हम बाइचन को देखते हैं जो अपने चेहरे की चोटों को देख रहा होता है, जिसे देखकर वो खुद में कहता है कि जब मैं अपने डिसाइपल के सामने धुएं के पीछे खड़ा था तो कहीं उन्होंने ये ना समझ लिया हो कि मैं वहाँ पर माल फूक कर खड़ा हूँ, ऐसा हुआ तो मेरी और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तब उसकी सिस्टम वहाँ पर उसे बताती है कि शियाओ ने प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर अपने फादर को वहाँ पर हरा दिया है। ये सुनकर तो बाइचन काफी ज्यादा खुशी आता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे डिसाइपल खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम सारे के सारे डिसाइपल को देखते हैं जिन्होंने उसे स्पेशल मुर्गे को मारकर पका दिया होता है। लोग मिल बांट कर उसे पकाते हुए कह रहे होते हैं, हम इसे मास्टर के पास ले जाएंगे ताकि जब मास्टर अच्छे से अपना खाना पीना करेंगे तो उनकी पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी और उन्हें जितनी भी चोटें लगी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन उन बेवकूफों को नहीं पता होता कि उन्होंने एक स्पेशल मुर्गे को यहाँ पर मार डाला जो कि आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला था। तब वो मास्टर जैसे ही उस मुर्गे का मीट खाने के लिए जैसे उसे मुंह में डालता है, उस मीट के अंदर से उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल पिल दिखाई देती है, जिसे देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे इस मुर्गे के अंदर से तो हीरा निकल कर बाहर आया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाइचन के सेक्ट में वो मास्टर आ गया होता है, इसलिए बाइचन उसे वहां पर अपने सेक्ट में ज्वाइन करा लेता है एज अ टीचर करके कि आगे चल के वो सारे के सारे डिसाइपल को उनकी कल्टीवेशन करने में मदद करेगा। लेकिन जब बाइचन उससे अपनी कल्टीवेशन के बारे में पूछ रहा होता है तो वहाँ पर वो उसकी मदद नहीं करता, जिस वजह से बाइचन काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि आखिर सेल्डर को इस सेक्ट में रखने का क्या ही फायदा। साथ ही वहाँ पर त्यान सेक्ट का एक पोर्टल भी खुलने लग गया था जिसके अंदर जाने के बाद सभी लोगों को बहुत ही सारी खास चीजें मिलने वाली है, लेकिन उसके अंदर वही जा पाएगा जो एक कंपटीशन को जीतेगा। इसलिए सभी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओ तियान को देखते हैं जो प्रैक्टिस रूम के अंदर आने के बाद अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, क्योंकि बाइचन ने सारे डिसाइपल से कह दिया था कि जब तक कोई अपना फाउंडेशन लेवल ब्रेक थ्रू ना कर ले तब तक कि मैं उसे उस कंपटीशन में नहीं लेकर जाऊंगा। इसलिए हाओ तियान यहाँ पर आया होता है ताकि वो जल्द से जल्द अपना फाउंडेशन लेवल ब्रेक थ्रू कर सके। वो वहां पर आने के बाद काफी टाइम से अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिस वजह से उसने अपनी ड्रैगन स्पिरिट
को बाहर निकाल लिया था। वो जैसे उसे वहाँ से बाहर निकालता है, उसकी ड्रैगन स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। साथ ही हाउतियान ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया होता है। इसके बाद हम ली जुआन को देखते हैं जो खुद भी अपना प्रैक्टिस रूम के अंदर आ गया होता है। वो भी वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करने के लिए आया था, इसलिए वो भी वहाँ पर पूरी मेहनत के साथ अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसके बाद वो और हाउतियान दोनों बाइचन के पास आकर उसे बताते हैं कि हमने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब तो आप हमें अपने साथ ले जाएंगे ना उस कंपटीशन में। जिस पर बाइचन कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम सबको यहाँ से ले जाऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर वो मास्टर आता है जो बाइचन से कह रहा होता है, हेड मास्टर हम सभी यहाँ से स्पिरिचुअल गार्डन में गए थे, जहाँ पर जाने के बाद हमें बहुत सारे बीज दिखाई दिए, वहीं पर से हमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल मिली है, न जाने ये हमारे क्या काम आएगी, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए हम इसे आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तब जैसे ही वहाँ पर बाइचन उस पिल को लेता है, उसकी सिस्टम उससे कहती है ये पिल तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको लेने के बाद आपके अंदर से आपका गुस्सा बाहर निकल कर आने लगेगा और आप यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, जिस वजह से सारे के सारे लोग आपसे डरने लगेंगे। ये देखकर तो बाइचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो मुझे बहुत अच्छी पिल मिल गई, मैं गुस्सा करते हुए कितना ज्यादा सुंदर दिखाई दूंगा, इसके बारे में तो मैंने खुद कभी नहीं सोचा है। इसलिए वो वहाँ पर मजे मजे के लिए उस पिल को खा लेता है, लेकिन जैसे वो पिल को खाता है उससे उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा घटिया लगता है, जिस वजह से उसे वहाँ पर उल्टी पे उल्टी होने लगती है। इस वजह से उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यही वो पिल का असली कारण था। उसने बाइचन को यहाँ पर उल्टी पे उल्टी करवा कर गुस्सा दिला दिया था। बेचारे बाइचन की यहाँ पर किस्मत ही खराब थी। जिसके बाद अगले दिन सारे के सारे डिसाइपल वहाँ से त्यानुन सेट की तरफ जाना शुरू कर देते ताकि वहाँ पर कंपटीशन को लड़ा जा सके। रास्ते में बाइचन अपने सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम जरा मेरी इन्वेंट्री तो खोलना, मैं देखूं इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तब उसकी सिस्टम उससे कहती है तुम्हारी इन्वेंट्री तो बिल्कुल तुम्हारी दिमाग की तरह खाली है, उसके अंदर तो भूसा भी नहीं भरा हुआ। ये देखकर तो बाइचन सोच रहा होता है कि अबे यार ये कितनी घटिया सिस्टम है, अपने होस्ट की ऐसी बेइज्जती करती है कि जैसी इसने किसी और की नहीं की होगी। लेकिन खैर बताओ मुझे यहाँ पर क्या करना है, वैसे भी वहाँ जाने के बाद मुझे थोड़ी कंपटीशन लड़ना है जो मुझे किसी पावरफुल चीज की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर तो मेरे डिसाइपल का ही बैंड बजने वाला है, इसलिए मुझे अभी इन्वेंट्री की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी इन्वेंट्री। तभी वहाँ पर उसके पास फेंकाते हुए हाउतियान आता है, जिसे देखकर तो बाइचन भी हैरान था कि अरे यहाँ पर इसकी किसने कुटाई कर दी। हाउतियान बाइचन से कह रहा होता है नहीं नहीं मास्टर कुछ नहीं हुआ, हम तो यहाँ पर बस प्रैक्टिस कर रहे थे, ज़ूशियन से थोड़ी सी उसकी कल्टीवेशन टेक्निक सीखना चाहता था, इसलिए हम दोनों प्रैक्टिस करने गए, लेकिन ज़ूशियन तो मेरी कब से तशरीफ को लाल पीली किए जा रहा है। ये देखकर तो बाइचन भी हैरान रहता है कि बड़ा ही अजीब बंदा है, ऐसे मार खाते हुए कौन ही यहाँ पर प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद बाइचन को उसका वो कछुआ दिखाई देता है जिसका मुंह ड्रैगन वाला था। वो उसे देखकर कहता है अरे तुम्हें क्या हुआ, ड्रैगन के मुंह के कछुए तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो। लेकिन वो कछुआ तो उसे कुछ भी नहीं बताता, बस वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर रहा था किसी चीज को लेकर। तब बाइचन की नजर वहाँ पर प्रिंस के ऊपर जाती है। वो उससे कहता है तुम यहाँ पर अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम्हें बाकियों के साथ जाकर प्रैक्टिस नहीं करना क्या। जिस पर प्रिंस कहता है मैं तो यहाँ पर बस हमारे कॉम्पिटिशन के बारे में ही सोच रहा हूँ कि आखिर किस तरह का कॉम्पिटिशन होने वाला है। लेकिन ये देखकर तो बाइचन हैरान था कि ये प्रिंस मुझ से पीठ दिखाकर क्यों बात कर रहा है, इसे पता नहीं कि अपने मास्टर की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। वो उससे कह रहा होता है प्रिंस जरा सामने घूमो, मैं तुम्हारा पीठ देखकर अचार डालूंगा क्या, तुम आखिर सबको पीठ क्यों दिखाते रहते हो। तब प्रिंस वहाँ पर सभी को बताता है कि जब भी मैं किसी को पीठ दिखाता हूँ तो मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है बात करने में, लोगों को सामने से बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पीठ दिखाकर बात करने में अच्छा लगता है, और ऐसे पीठ दिखाने से मेरा लुक भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। ये देखकर बाइचन उससे कह रहा होता है बस बस बहुत हो गया, और ज्यादा ज्ञान देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तभी बाजू से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी नाव गुजर रही होती है जो कि बाइचन की नाव से बहुत ही ज्यादा बड़ी और पावरफुल दिखाई दे रही थी। वो नाव किसी और की नहीं बल्कि प्रिंस के ही सेट की होती है। वो वहाँ पर आने के बाद उस नाव के अंदर से एक जनरल बाहर निकल कर आता है जो प्रिंस के सामने आकर उसे ग्रीट कर रहा होता है। प्रिंस तो उसे देखकर हैरान था। वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जिस पर जनरल बताता है एल्डर ने अपनी कंपास का इस्तेमाल करते हुए पता लगा लिया कि आप कहाँ पर मौजूद थे, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको मना सकूं कि आप हमारे साथ फिर से हमारे सेट में चलिए। वहाँ पर सारे के सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको ऐसे अपने सेट को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जिस पर प्रिंस कह रहा होता है आखिर वो बूढ़ा एल्डर मर क्यों नहीं जाता, और वैसे भी अब मैं कोई प्रिंस नहीं रहा, मैं हमारे मास्टर के इमॉर्टल सेट का एक डिसाइपल हूँ, इसलिए मुझे डिसाइपल की तरह ही कहो, आगे से मुझे प्रिंस कहने की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये देखकर तो वो जनरल भी एकदम ज्यादा हैरान और उदास रह जाता है कि आखिर प्रिंस इतनी जल्दी इतने ज्यादा बदल कैसे गए। दूसरी तरफ हम वूजी सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे एल्डर और डिसाइपल इसे त्यानु सेट के पास आ गए होते हैं ताकि वो वहाँ पर आने के बाद इस सेट का जो कंपटीशन है उसे लड़ सके। उसे देखकर तो वहाँ खड़े सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रहते हैं कि यहाँ पर तो वूजी सेट आ चुका है, वो सेट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि इनके सामने कोई भी टिक पाएगा। लेकिन जब सारे लोगों की नजर पीछे खड़े बाइचन के इमॉर्टल सेट की नाव पर पड़ती है तो वो सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये कौन सी नाव है और इसकी हिम्मत कैसे हुई वूजी सेट के नाव के सामने आकर खड़े होने की। क्या
क्या इन लोगों का अपनी जिंदगी से मन भर चुका है? ये देखकर वूजी सेक के दो डिसाइपल बाइचेन के सेक्टर में आते हैं, जहाँ उन्हें शिया और प्रिंस दिखाई देते हैं। वो उन्हें कह रहे होते हैं, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? फटफट अपनी नाव को हमारी नाव के आसपास से हटा लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिंस उससे कह रहा होता है, अपनी औकात देखकर यहाँ पर जुबान चलाना, वरना हमारे हाथ तो तुम्हारी औकात से भी ज्यादा चल जाएंगे। लेकिन जैसे वहाँ पर वो कुछ करते, वहाँ पर बाइचेन आ जाता है, जो उन सभी से कह रहा होता है, मेरे होते हुए तुम्हें मुंह चलाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जो काम हाथों से किया जाता है उसे बातों से करके क्या ही फायदा। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के दोनों डिसाइपल उड़ाते हुए वहां से बहुत दूर फेंक दिया था, जहां उन दोनों डिसाइपल की तो वहां पर हालत खराब हो गई होती है। इसलिए वो जल्दी से अपने एल्डर के पास जाकर बताते हैं कि इस मॉडल सेट के मास्टर ने हमारी बहुत ज्यादा कुटाई की, उसने हमें बहुत मारा है। ये सुनकर तो वो एल्डर भी हैरान रह जाता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल के ऊपर हाथ उठाने की। अब तो ये गया। अब हम त्यान सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक जनरल जो होता है सारे लोगों को बता रहा होता है, आज जो हमारा फेस्टिवल होने वाला है कंपटीशन का, उसे ऑर्गेनाइज करने के पीछे हमारे त्यान सेट और वूजी सेट का हाथ है। हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है। मैंने यहाँ पर सारे के सारे सेट जो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं उन सभी के मास्टर को बुलाया है, ताकि सारे एल्डर यहाँ पर आकर यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है उसका अच्छे से इंजॉयमेंट ले सके। इसलिए एक एक करते हुए सारे के सारे सेट के एल्डर वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब बाइचेन वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर एक भी कुर्सी खाली नहीं दिखाई देती। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे यहाँ पर ये लोग मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हौजन एक चटाई लेकर आ जाता है, जो अपने मास्टर से कह रहा होता है, मास्टर आप यहाँ पर बैठो, आप जमीन पे ही बैठोगे तब भी आप सबसे ज्यादा अच्छे लगोगे, क्योंकि किसी की औकात नहीं कि आपके सामने खड़ा भी हो सके। तब बाइचेन को जमीन पे बैठा हुआ देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि ये मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा है, ये तो बिना झिझक के जमीन पे बैठ गया। बाकी एल्डर को तो देखो आराम से कुर्सी पे बैठे हैं। हमें तो इस बाइचेन की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पसंद आ गई। जो देखकर तो वूजी सेक का एल्डर, जिसका नाम दाओ की था, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा चल भी रहा था कि इस कंपटीशन को मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज खुद से करवाया है, और देखो सारे लोग यहाँ पर आकर इस बाइचेन की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए वो सारे के सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए सभी से कहता है, जब मैंने यहाँ पर इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवा ही दिया तो मैं यहाँ पर सारे के सारे लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो कि मेरी तरफ से आप सभी के यहाँ पर आने का उपहार ही होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल फायर गैनोडोर्मा को लेकर आता है, जिसे देखकर तो सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये कितना ज्यादा अच्छा और पावरफुल गैनोडोर्मा है, इससे तो हमारी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाएगी। दाओकी ने तो सच में हमारा यहाँ पर काम आसान कर दिया। लेकिन तब बाइचेन वहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलेक्सर को बाहर निकालता है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसके अंदर से इतना ऑरा निकल रहा होता है कि वहाँ पर लाइट की भी जरूरत ना पड़े। ये देखकर तो सभी की आंखें चौंधिया जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइचेन के पास कितनी ज्यादा खास चीज है। अगर बाइचेन हमें ये देने के लिए तैयार हो जाए तो हमें इस गैनोडोर्मा की क्या ही जरूरत पड़ेगी। इसकी भैंस की टांगे तो घटिया चीज है। इसलिए वो सारे के सारे लोग अपने अपने गैनोडोर्मा को वहीं पर फेंक देते हैं, ताकि वो बाइचेन से उसके एलेक्सर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले सके। ये देखकर तो दाओकी एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है कि यहाँ पर तो बाइचेन ने मेरे सारे के सारे साथियों को अपनी तरफ कर लिया। न जाने अचानक से ये कौन सी मुसीबत मेरे सर पर आकर पड़ चुकी है। लगता है शायद मैंने ही पहले उंगली कर दी थी, उसी का बदला ये ले रहा है। इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ बाइचेन के पास आता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वूजी सेक का एल्डर हूँ, मेरा नाम दाओकी है। इतना कहने के बाद वो बाइचेन के ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक कर देता है। लेकिन बाइचेन को तो वहाँ पर कुछ होता ही नहीं। वो अपने सामने फॉर्मेशन बनाते हुए दाओकी को वहाँ से उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। और ये फॉर्मेशन भी किसी और ने नहीं बल्कि बाइचेन की जेब के अंदर जो वो टर्टल बैठा हुआ था उसी ने बनाया हुआ था, जिसने वहाँ पर बाइचेन को दाओकी के इस अटैक से बचा लिया होता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हक्का बक्का रह चुके थे कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या, दाओकी इतनी आसानी से इतनी दूर कैसे फेंका गया है। हमें तो लगा था वो पावरफुल है, लेकिन ये तो अंदर ही अंदर नल्ला निकला एकदम। जो देखकर तो दाओकी के भी वहाँ पर गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इस बाइचेन की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। अब मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वो फिर से वहाँ पर बाइचेन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बाइचेन उससे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, यहाँ पर गलती तो मेरी थी कि मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की और तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हुए तुम्हें उठाकर दूर फेंक दिया। इस चीज से मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पावरफुल एलेक्सर देने के लिए आया हूँ। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझकर रख लो अपने पास। जो देखकर तो उस एल्डर के वहाँ पर गुस्से का और ज्यादा ठिकाना नहीं रहता। वो कह रहा होता है, इस बाइचेन ने मुझे यहाँ पर एलेक्सर देकर मेरी इज्जत को और ज्यादा उछाल दिया है। नहीं चाहिए मुझे इसकी घटिया सी एलेक्सर, बस एक बार मौका मिल जाए मैं इस बाइचेन को तो सबक सिखा कर ही रहूंगा। जिसके बाद वहाँ पर वो जो जनरल होता है सारे के सारे लोगों से कह रहा होता है, हमारे यहाँ पर कॉम्पिटिशन करने का टाइम आ चुका है, इसलिए सारे के सारे लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दो। कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बाइचेन अपने सारे डिसाइपल से कह रहा होता है, तुम्हें अपना नॉर्मल गेम ही खेलना है, तुम्हें ज्यादा खुद पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर जीत नहीं भी पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसकी सारी की सारी बातों का उल्टा कहते हुए हाउतन सभी से कह देता है कि हमें इस कॉम्पिटिशन में टॉप 5 के अंदर ही आना है। जो भी टॉप 5 के अंदर नहीं आएगा उसे अपने हाथों से अपने सारे
सारे के सारे मेरिडियन को तोड़ना पड़ेगा। तो बताओ सभी को ये शर्त मंजूर है कि नहीं है? जिस पर सारे लोग कहते हैं ये शर्त तो बहुत ज्यादा अच्छी है, हमें ये शर्त मंजूर है। अगर हम टॉप 5 के अंदर नहीं है तो हम अपने हाथों से अपने मेरिडियन को ब्रेक कर देंगे। ये सारी चीज दाव की दूर खड़े होकर देख रहा होता है, जिसे देखते हुए खुद में कहता है बड़ा अजीब मास्टर उसके डिसाइपल है। इतना कॉन्फिडेंस आखिर किसके अंदर ही होता है? इन्होंने तो खुद के मेरिडियन को अपने हाथों से तोड़ने का डिसाइड कर लिया। इसलिए वो अपने डिसाइपल के पास भी आकर कह रहा होता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे भी करके इस कॉम्पिटिशन को जीतना पड़ेगा। लेकिन उसके सारे डिसाइपल आधी तो नींद में होते हैं वहां पर, और फिर नींद में अपने एल्डर से कह रहे होते हैं हाँ एल्डर हम तो मान गए, हम तो यहाँ पर कोशिश करेंगे जीतने की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखकर तो दाव की सोच रहा होता है सबसे घटिया डिसाइपल तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास ही है। कौन सा ऐसा नशा पीकर खड़े ये लोग कि ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो कंपटीशन में क्या। इसके बाद वहां पर एक टिकटॉकर आते हुए इस कंपटीशन का बोर्ड लेकर आता है कि चलो यहाँ पर अभी कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो गया, अब तो मजा ही आने वाला है इस कंपटीशन को देखकर। जिसके बाद एक एक करके इस कंपटीशन में जो भी लोग लड़ने आएंगे उन सभी का नाम पुकारा जाता है, और जिसका वहां पर नाम पुकारा जा रहा था एक एक करके वो सारे के सारे लोग वहां पर आने लगते हैं। लेकिन सारे के सारे लोग बिल्कुल उल्टे पुल्टे थे, किसी के पास न ज्यादा पावर थी ना किसी के पास शक्ल थी। लेकिन जब वहां पर जिंगर नाम की लड़की नोरा फतेही की तरह एंट्री मारते हुए आती है तो उसे देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह इतनी सुंदर लड़की को देखकर तो हमारी आंखों को आराम मिला। जिसके बाद अब वहां का कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाता है। इसलिए जिंगर के पास सबसे पहले एक आदमी आता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। जिंगर उसे अपने बातों में फंसाते हुए कहती है क्या तुम इतनी सुंदर सी लड़की को मारोगे, जरा मेरी आंखें तो देखो, मेरी कलाइयां देखो कितनी ज्यादा नाजुक है, तुम्हारे हाथों से तो इसे चोट भी लग सकती है। ये देखकर तो बेचारा वो भी वहां पर पिघल जाता है। जिसके हटने के बाद वहां पर एक दूसरा डिसाइपल आता है जो खुद भी यहाँ पर जिंगर से फाइट करने के लिए आया था, लेकिन वो उसे भी वहां पर अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है कि क्या तुम सच में इतने ज्यादा निर्दय हो सकते हो कि इतनी सुंदर सी लड़की के ऊपर हाथ उठाओ, तुम्हारे हाथ ये गवारा देंगे। ये देखकर तो वो भी वहां पर रुक जाता है और जिंगर को मारने के बजाय दूसरे वाले डिसाइपल के ऊपर ये घसीट के पंच मार देता है। ये देखकर कहता है वो क्या बे अंधे घोड़े तुझे दिखाई नहीं देता कि तूने किसके ऊपर हाथ उठा दिया? जिस पर वो डिसाइपल कहता है अरे मेरा हाथ तो पहले से उठ गया था, लेकिन बस किसी के ऊपर रखना बाकी था, जिंगर के ऊपर तो रख नहीं पाया, सोचा कि तुम्हारे ऊपर ही रख के तुम्हारा ही चेहरा गर्म कर दूं। जो देखकर तो वो डिसाइपल भी गुस्सा हो चुका था और अब देखते ही देखते दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। जिन दोनों की फाइट दूर खड़े होकर तो जिंगर देख रही थी, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है कि अरे वाह यहाँ पर आग लगाकर तो दिल खुश हो गया मेरा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।